हाँ जी, आ गए वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स। बेटा मैं हूं सारथी सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। एक और सैंपल पेपर लेकर आ गया हूं। ढेर सारा स्वागत है आप लोगों का इस एक और सैंपल पेपर वीडियो में। क्यों इंपॉर्टेंट है उसके कुछ रीजंस बता देता हूं। पहला पेपर आपका एग्जाम का पेपर नहीं होना चाहिए, वरना नहीं आप पार नहीं बीच में डूब जाएगी। तो भैया प्रैक्टिस करके जाओ, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो गलतियां तुम आज यहां करोगे वो एग्जाम में नहीं दोहराओगे, इससे तुम्हारे नंबर इंप्रूव होते हैं। ऑल्सो तुम्हें नहीं पता, कभी तुमने बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, तुम्हें नहीं आइडिया है किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं, कैसे तुम्हें क्वेश्चन फेंका जाता है तुम्हारे ऊपर, और तुम्हें किस तरीके से उसको आंसर करना है। तो इस सैंपल पेपर में मैंने वही सारे मार्किंग स्कीम जो सीबीएसई ने दी है वही आंसर इसमें प्रेजेंट किए। उससे होता क्या है, तुम्हें एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है कि अच्छा उसके पास ये आंसर की होगी और ये हमारा आंसर होगा। तो वो क्रॉस चेक कर पाओगे तुम लोग कि हमने जो लिखा है और आंसर की में जो प्रेजेंट है वो काफी मेल खाएगा, और उससे तुम्हारे नंबर बचेंगे। इसलिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मेहनत करते, नंबर लाते, और इस वीडियो की मदद से आप अपना क्लास के कम से कम नेक्स्ट टॉपर तो बन के दिखाना। ठीक है बेटा, चलो जी। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको बता दूं, सैंपल पेपर ये दूसरा है, एक और मैं करवा चुका हूं, उसको देख लेना अगर नहीं देखा है तो। ये दो तो करके ही जाना, उसके साथ साथ आप जो है पुराने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करना, और एक दो सैंपल पेपर अगर और मिल जाए तो वो भी जरूर करना। ठीक है, ये एडवाइज्ड होता है। ठीक है बेटा, चलो अब सबसे पहले देख लो, ये सैंपल पेपर है 2023-24 का, और इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले हम चालू करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स से, जो कि 40 मार्क का पार्ट है, और सेम वही इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 40 मार्क का होगा। एमसीक्यू 3 मार्कर, 4 मार्कर, 6 मार्कर, सारे क्वेश्चन करेंगे, डिटेल तरीके से करेंगे, मजे से करेंगे, और कम समय में करेंगे, जिससे तुम्हें ज्यादा लंबे लंबे वीडियो देखना ना मिले। ठीक है, चलो चालू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट से। सबसे पहला क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन दो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, चेक करना पड़ेगा। देखते हैं। कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम्स। अच्छा, पहले कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है ये बताता है, एक रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है बेटा, तो कंजम्पशन फंक्शन अज्यूम्स दैट द कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस, कि कंजम्पशन एक कांस्टेंट रेट पे चेंज होता है जब इनकम इंक्रीज होती है। तो जैसे मान लो इनकम तुम्हारी 10 से 20 से 40 से 60 से 80 पैसे 20-20 के रेट से बढ़ रही है, उसी प्रकार तुम्हारी जो कंजम्पशन है वो भी कांस्टेंट रेट से बढ़ सकता है, कि जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली ट्रू। ठीक है बेटा, अब आता है सेकंड स्टेटमेंट, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सर ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है? ये एक ऐसा कंजम्पशन है जहां पे आपकी इनकम है जीरो। जब आपकी इनकम जीरो होती है लेकिन आपका कंजम्पशन जीरो नहीं होता, आप स्टिल कंज्यूम कर रहे होते हो। क्यों कंज्यूम करते हो, कैसे कंज्यूम करते हो? तुम कमा नहीं रहे लेकिन स्टिल तुम खर्चा तो करोगे ना। कैसे? तुम्हारी इनकम नहीं है लेकिन खाना नहीं खाओगे, जिंदा रहने के लिए खाना नहीं खाओगे, कुछ बेसिक कुछ चीजें नहीं करोगे, नेसेसिटीज के लिए कुछ खर्चा नहीं करोगे। करोगे, कैसे करोगे? तुम्हारी कुछ पास्ट सेविंग्स होगी जिसका तुम इस्तेमाल करोगे, है ना। तो इनकम ना होने पर भी तुम अगर कंजम्पशन करते हो उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। यहां पे क्या बोल रहा है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सही नहीं है। तो एब्सोल्युटली सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। दैट मींस स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ऑप्शन देख लेते हैं। स्टेटमेंट ट्रू 1 है और स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए पे ताला लगाओ, बिल्कुल सही जवाब। लेट्स गो, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो और तुम कम समय में इस चैप्टर को, इस सैंपल पेपर को कंप्लीट कर लो, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं। तो लंबे लंबे वीडियोस मुझे बनाने का कोई शौक नहीं है जिससे तुम बोर हो या तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। ठीक है, चलो। फॉर अ क्लोज इकोनॉमी विथ नो फॉरेन ट्रेड, जिसकी कोई फॉरेन ट्रेड ना हो, एक ऐसी क्लोज इकोनॉमी जिसमें कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा है, फॉरेन से ना पैसा आ रहा है ना फॉरेन को पैसा जा रहा है। Which of the following is correct? कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? देखो अब यहां पे अपने को किसकी बात करी? जीडीपी और जीएनपी की बात करी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, नेशनल प्रोडक्ट और डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में एक ही चीज का अंतर होता है, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना। आपकी जो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो रहा है उसका जो नेट आता है, नेट वैल्यू आता है, उसको ही, मतलब कितना पैसा बाहर गया कितना पैसा बाहर से आया, उसका एक नेट वैल्यू जो होता है, उसी को जब आप ऐड करते हो तो जीएनपी निकल जाता है, आपको नेशनल प्रोडक्ट निकल जाता है। उसको जब सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन बाहर से आपका कोई पेमेंट आ ही नहीं रहा, क्लोज्ड इकोनॉमी है, ना बाहर पेमेंट जा रहा है ना बाहर से पेमेंट आ रहा है, मतलब आपके नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड जो है आपके एकदम जीरो है। मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा ना वही आपका जीएनपी भी है, नेशनल प्रोडक्ट भी वही है। तो मतलब जब बाहर से कोई पेमेंट्स आ ही नहीं रहे
कोई पेमेंट जा ही नहीं रहे, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आपका नेशनल प्रोडक्ट होगा ना। तो समझ आया, तो जीडीपी इज इक्वल्स टू जीएनपी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। 1 से ज्यादा किसकी वैल्यू ग्रेटर हो सकती है? अच्छा 1 क्या है बेटा? ये इनकम को शो कर रहा है, ठीक है। तो इनकम से ज्यादा किसकी वैल्यू हो सकती है? देखो आपको पता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0 से 1 के बीच की रेंज का होता है, या तो उसके बराबर होता है, तो मतलब 1 से तो बड़ा नहीं है, 0 से भी कम नहीं है, 0 और 1 के बीच में होता है। उसी प्रकार मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव भी 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, उन दोनों के बीच में होगा। तो ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इनकम से ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है? अब भी अपन ने पढ़ा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसका मतलब कि इनकम 0 होगी तो भी हमारा कंजम्पशन हो सकता है, ठीक है। कि मतलब 0 कमा रहे हैं लेकिन फिर भी खर्चा कर रहे हैं, क्यों? पास सेविंग्स के थ्रू। तो आपका राइट आंसर होगा कि 1 से ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है? इनकम से ज्यादा क्या बड़ा हो सकता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन बड़ा हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार प्रेस रिपोर्ट में दिखाया गया डेटेड 29 दिसंबर 2022, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स टू इंडिया रिकॉर्डेड एन आउटफ्लो। ये पॉइंट पे ध्यान देना, ये जो आउटफ्लो वर्ड है ना इस पे ध्यान देना, और बोरोइंग्स वर्ड पे ध्यान देना कि बोरोइंग्स हुई है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हुई है, लेकिन पैसा बाहर गया है। कहां गया है? पैसा देश से बाहर गया है ऑफ यूएस 0.4 बिलियन डॉलर, मतलब 400 मिलियन डॉलर। 400 मिलियन डॉलर बोल दो या 0.4 बिलियन डॉलर बोल दो, सेम बात होती है, ठीक है। इन दी सेकेंड क्वार्टर में 0.4 बिलियन डॉलर जो है आउटफ्लो किया है, देश के बाहर गया है, ठीक है बेटा। तो आउटफ्लो का मतलब होता है डेबिट साइड। डेबिट मतलब आउटफ्लो, क्रेडिट मतलब इनफ्लो। पैसा अंदर आया है क्रेडिट करो, पैसा बाहर गया है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, पैसा अगर बाहर गया है तो डेबिट कर दो, ठीक है। द अबव ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन डैश अकाउंट ऑन डैश साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। कौन से साइड होगा वो मैंने बता दिया आपको, डेबिट साइड होगा। लेकिन अब यहां पे 2 अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब जब भी करंट अकाउंट कौन सी चीजें होती हैं? जब आप नॉर्मल ट्रांजैक्शंस की बात करो, जैसे कि इनविजिबल आइटम्स हो गए, विजिबल आइटम्स हो गए, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए, कोई पेमेंट्स अगर वगैरह आ गई, आपको रेंट वगैरह कुछ आ गया ऐसा, तो ये सब करंट अकाउंट नेचर की चीजें होती हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आता है? जब कोई एसेट्स की बात आ जाए, कोई इन्वेस्टमेंट्स की बात आ जाए, कोई बोरोइंग्स की बात आ जाए, जब लाइबिलिटी बढ़ रही हो, एसेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो, तो आप क्या बात करोगे? तब आप बात करते हो कैपिटल नेचर की चीजें, कैपिटल अकाउंट की चीजें। तो देखो बोरोइंग्स लिखा है ना, मतलब कैपिटल अकाउंट में आएगा, और पैसा बाहर जा रहा है मतलब डेबिट साइड आएगा। तो डेबिट और कैपिटल, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? विल बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द बैलेंस। तो देखो करंट अकाउंट क्रेडिट, करंट अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बेटा? समझ आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट। सारे के सारे जो गुड्स होते हैं, जो भी सामान होता है और जो सर्विसेज होती है, उसको आप पैसों में नाप सकते हो, तोल सकते हो कि भाई साहब ये घड़ी कितने की है। आप बता सकते हो कि XYZ अमाउंट है। सोना कितने का है? 80,000 रुपए तोला है, 75,000 रुपए तोला है, तो ये क्या है? 10 ग्राम 75,000 रुपए का आता है। मतलब आप मेजर कर सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय मनी। कौन सा फंक्शन है जो मनी को परफॉर्म करता है, कैसे बताता है कि किसकी वैल्यू है? देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आधार होता है किसको आप यूज करके कोई सामान का आदान प्रदान कर सको, तो ये तो नहीं है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब जिसको स्टोर कर सको, तो पैसे को स्टोर कर सको ऐसा पॉइंट भी नहीं है। मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट्स कर सको, ऐसा भी पॉइंट नहीं है। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब जिसको आप मेजर कर सको, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मेजरिंग की ही बात चल रही है। क्लियर है बेटा? जिसके बेसिस पे आप चीजों को नाप सको, मेजर कर सको कि 2 वस्तुएं हैं उनको किस तरीके से मेजर करोगे? आप पैसों से मेजर करोगे, दैट इज यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। चलो 6th क्वेश्चन, फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। मिसिंग फिगर को निकालो जो भी यहां पे दिए गए हैं, 1 2 3 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ये आपका मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है बेटा। मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट क्रिएशन वाला पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना कैसे होता है। ओरली समझा दूंगा, बिल्कुल भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। देखो जब आपको ये पता हो ना कि डिपॉजिट्स यहां पे इनिशियल डिपॉजिट होता है ना, उसी के बराबर आपका रिजर्व रेशो होता है। मतलब रिजर्व रेशो का टोटल इज इक्वल टू डिपॉजिट्स, डिपॉजिट्स के बराबर होता है। तो जब ये 1000 होगा ना डिपॉजिट,
तो यहां पे जो रिजर्व का टोटल होगा ना, ये तब तक चलता है जब तक रिजर्व का टोटल इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए। ये मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है, क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट है कि अगर रिजर्व्स बराबर ना हो जाए, टोटल रिजर्व्स जब तक इनिशियल डिपॉजिट के बराबर ना हो जाए तब तक ये पॉइंट चलता रहता है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट होगा 1000 रुपए। अब देखो यहां पे क्या दिख रहा है, 1000 1000 1000 1000। अब दो ऑप्शन दिख रहे हैं अपने को, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब देखते हैं भैया कौन सा पॉइंट कर सकते हैं। अब हमें ये दिख रहा है, देखो मैं तुम्हें सारे कंसेप्ट समझा दूंगा, तुम बस ध्यान से लगे रहना मेरे साथ। तो यहां पे तो 1000 आएगा, अपन को पता है इसके बराबर होता है, इनिशियल डिपॉजिट के बराबर होता है टोटल रिजर्व्स। ठीक है, अब बोल रहा है लीगल रिजर्व रेशियोज, ये जो रिजर्व रेशियोज हैं वो 20% है, मतलब जितना भी डिपॉजिट करोगे 20% आपको रिजर्व रखना है। ठीक है, जो CRR SLR जिससे मेंटेन होता है, बैंक मेंटेन करते हैं, रिजर्व बैंक को भी देते हैं। ठीक है, वो आपको 20% करना है। तो 1000 रुपए थे तो 800 रुपए रख लिए, 20% निकाल लिया 1000 का, 200 रुपए वो रख दिया। अब जब वापस वो पेमेंट आया तो डिपॉजिट हुआ 800, 800 में से 20% कितना हुआ 160, बचा हुआ कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, 800 और 160 को, 800 और 160 को करोगे तो 640 आएगा। तो यहां पे देख लो 640 किधर है, इधर है, तो मतलब ये वाला डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है बेटा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन सर बाकी वैल्यूज भी निकालना सिखाओ ना, चलो सिखा देता हूं। देखो सिंपल कंसेप्ट है, हमारा जो मनी मल्टीप्लायर है ना उसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, कितना गुना आपने पैसा बना लिया, कितना गुना आपने क्रिएट कर दिया पैसा, उसकी बात करते हैं। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1/LRR। 1/LRR का मतलब होता है कि जो LRR है आपका, ये जो रिजर्व रेशो है वो 20% है, तो 1/20% कर दो। ठीक है, 1/20% कैसे करोगे, 1/20/100। ठीक है, तो 20/100 को कैसे लिख सकते हो आप लोग, 0.5 लिख सकते हो। और 1/0.5 कैसे लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो आपका 5 आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 क्या करोगे आप इसके अंदर, 5 करोगे तो कैसा आ जाएगा, नहीं 0.5 नहीं आएगा, 1/0.2 सॉरी नॉट 0.5 बट 0.2 आएगा। 1 डिवाइडेड बाय 0.2 विल गिव यू 5 आ जाएगा। तो मनी मल्टीप्लायर 5 है। अब 5 आ गया, मनी मल्टीप्लायर 5 है, दैट मींस इनिशियल डिपॉजिट से उसको मल्टीप्लाई कर दो मनी मल्टीप्लायर को, दैट इज 5, 1000 इंटू 5 विल गिव यू टोटल जो आपका पैसा आया है ना, टोटल पैसा जो आप डिपॉजिट किए होंगे वो यहां पर आ जाएगा। मतलब 1000 इंटू 5 जो मनी मल्टीप्लायर है कि आपने टोटल पैसा कितना डिपॉजिट किया होगा, देखो 1000 800 फलाना फलाना कुछ अमाउंट होगा, तो यहां पर 1000 इंटू 5 करोगे तो आपको 5000 आ जाएगा, दैट इज टोटल डिपॉजिट्स। ठीक है, अब तुम एक चीज नोटिस करना, ये 5000 है, ये 640 है और ये 1000 है, तो 5000 और 1000 के बीच का जो वैल्यू होगा वो कितना है, 4000। तो देखो ना 5000 का 20% ही रिजर्व है, तो 5000 का 20% इज 1000। तो ये देखो क्रॉस चेक हो गया, ये देखो क्रॉस चेक हो गया, तो आपको समझ आ गया। 5000 देखो मैं वैल्यूज बता देता हूं, 640, 5000, 4000 और 1000। 640, 5000, 4000, 1000। सिंपल है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। ठीक है बेटा, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ग्राफिकली aggregate demand function can be obtained by vertically adding the dash and dash function। देखो तुम्हें सिंपल पता है, ग्राफ यूज करो ना करो तुम्हें पता है एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को निकाल के उनको ऐड करोगे तो आपका एग्रीगेट डिमांड निकल जाता है, डिमांड फंक्शन निकल जाता है। ठीक है बेटा, वैसे अगर ग्राफिकली देखोगे तो आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट्स ऐसे रहते हैं, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, आप देखो कंजम्पशन बनाते हो और उन दोनों को ऐड करते हो तो उसके ऊपर आपका एग्रीगेट डिमांड बनता है। ठीक है बेटा, वही तरीके से देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, आपको पता है कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर ही आप क्या बनाते हो, आप एग्रीगेट डिमांड फंक्शन बनाते हो। ग्राफिकली भी आपको प्रेजेंट करके, आपको पता है आपके बुक्स में भी होगा, आप चेक कर चुके होगे या आप जाकर देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलो फिर आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजन। आइडेंटिफाई करो करेक्ट रीजन को दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को कौन सी चीज अफेक्ट कर सकती है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, डिमांड कब होती है फॉरेन एक्सचेंज की, हमें जब हमें पेमेंट करनी हो, जब भी हमें पेमेंट करनी होगी तभी हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज को। ठीक है, तो जब इंपोर्ट करते हैं बाहर से सामान, जब बाहर से कुछ सामान बुलवाओगे, जैसे यूएसए से मैं सामान बुलवा रहा हूं, एक प्रोडक्ट बुलवा रहा हूं, तो मुझे डॉलर में पेमेंट करनी पड़ेगी ना, रुपीस में तो कर नहीं सकता, तब मुझे जरूरत पड़ेगी डॉलर्स की। तो इसमें डिमांड मेरी अफेक्ट होने वाली, इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड्स, सॉरी विजिबल गुड्स। ठीक है, इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड की कोई सामान मंगवाया, उसके बदले मुझे डॉलर्स पेमेंट करनी है तो मेरे को डिमांड आएगी, तो यहां पे मुझे डिमांड की जरूरत है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, एक्सपोर्ट ऑफ इनविजिबल गुड, जब सामान मैं भेजता हूं ना तो मुझे डॉलर पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, मुझे बाहर से पैसा आता है,
फॉरेन करेंसी मुझे मिलता है, ठीक है बेटा। तो यहां पे एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल में एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल, ये एक्सपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल में मुझे बाहर से पैसा मिलता है, तो सप्लाई का पॉइंट होता है। रेमिटेंस बाय रेसिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, देखो बहुत सारे लोग ऐसे हमारे देश में जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे होते हैं या काम कर रहे होते हैं, तो वो लोग जब बाहर काम कर रहे होते हैं तो अपने फैमिली के लिए कुछ ना कुछ पैसा भेजते हैं, कुछ गिफ्ट्स भेजते हैं, कुछ पैसा भेजते हैं, तो वो मनी सप्लाई को फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाता है हमारे देश में। तो ये सप्लाई बढ़ा रहा है, डिमांड वाला फैक्टर नहीं है, ठीक है। डिमांड कब आता है, कम इंपैक्ट होती है जब आपको पेमेंट करने हो, ठीक है। देखो परचेज ऑफ एसेट अब्रॉड, सिंपल बात है, बाहर फॉरेन में कोई एसेट खरीद लिया तो खरीदने के लिए पैसा लगा होगा ना, फॉरेन करेंसी लगा होगा, तब डिमांड है। तो राइट आंसर इज इंपोर्ट ऑफ फिजिबल गुड्स एंड परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, दोनों में आपको पेमेंट करनी पड़ रही है और पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी की जरूरत है। इसीलिए इन दोनों 1 और 4 को आप बोलोगे दिस विल इफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, विच इज द राइट आंसर। 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 और 1 और 4, लास्ट ऑप्शन इज 1 and 4, ठीक है। इससे ही डिमांड इंपैक्ट होती है, इफेक्ट होती है फॉरेन रिजर्व्स की, फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। चलो अब देखो फटाक से क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसको एक बार करो, एक काम करो, इसको एक बार सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, फिर मैं 1 मिनट में तुम्हें समझाता हूं। पॉज करो फटाक से इसको। चलो बेटा जी, आई होप कि तुमने क्वेश्चन कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो भैया अब करवा देते हैं, टेंशन मत लो। चलो जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सपोज फॉर एन गिवन इकोनॉमी आपको सेविंग्स का फॉर्मूला दिया गया है, तो देखो एस बार यहां पे है ऑटोनॉमस सेविंग्स प्लस आपको एमपीएस दे दिया है 0.1। अब यहां पे आपको देखना है क्या निकालना है। देखो इन्वेस्टमेंट्स आपको दे दिए कितने बेटा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आ गए आपके 4000 करोड़, ठीक है। नाउ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वुड बी, इक्विलिब्रियम लेवल कैसे निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल मतलब आपका सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एस इज इक्वल्स टू आई, तो यहां पे एस है ना, इसी जगह पे आई लिख सकते हो, क्योंकि एस इक्वल्स टू आई होगा तो मतलब एस की जगह आई लिख दो। तो ये 4000 करोड़ ना एस की जगह पे लिख दो, मतलब 4000 इज इक्वल्स टू -60 प्लस 0.1 वाई, वाई मतलब इनकम निकालनी है अपन को, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या होगा, देखो 4000 माइनस 60 है ना, तो 60 को इस तरफ भेज दो, मतलब ये प्लस का 60 हो जाएगा, तो 4060 हो जाएगा अमाउंट, इज इक्वल टू 0.1 वाई, ठीक है, 0.1 वाई। अब वाई को उधर ही रहने दो, 0.1 को नीचे लाओ, मतलब 4060 अपॉन 0.1, तो मतलब क्या करेगा, सिर्फ एक जीरो बढ़ा दो तो आपका वो डेसिमल हट जाएगा, कितना आएगा, मतलब 4000 नहीं आएगा, अब आएगा 40,600, कितना आएगा 40,600, विच इज द राइट आंसर। कौन सा है भैया, 40,600, दैट इज सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगर नहीं आया तुम्हें निकालना तो तुम्हें मैंने ओरली समझा दिया, उसको बस रिटन डाउन कर लेना, अपने आप समझ आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अबे ओए चलना भाई, क्या कर रहा है, चलो बे ओए बदमाशी कर रहा है, हाँ चलो ठीक है, नहीं चल रहा कोई बात नहीं, मैंने बदमाशी निकाल दी इसकी, ठीक है। चलो अब चलते हैं सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा। चलो हाँ, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली, फॉलोइंग चार्ट को केयरफुली रीड करो और चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, जो करेक्ट ऑल्टरनेटिव होगा उसको चूज करो। तो क्या लिखा हुआ है देखो, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में 3 चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट्स, एक्सटर्नल बोरोइंग्स और एक्सटर्नल असिस्टेंस, ठीक है। अब तुम देखो इन्वेस्टमेंट्स 2 प्रकार के हैं, बोल रहा है एक होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको अपन एफडीआई भी कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब जैसे मैकडॉनल्ड्स, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये सब कंपनीज इंडिया में आती है, अपनी कंपनीज खोलती हैं, बिल्डिंग्स बनाती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कुछ लोग पैसा लगाते हैं हमारे इकोनॉमिक नहीं, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, जैसे बोल सकता हूं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, उन्हें हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। वो लोग फिजिकली कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बिल्ड करते, लेकिन हमारी इकोनॉमी में पैसा लगाते हैं। सर क्यों लगाते हैं, उनको लगता है कि हमारी इकोनॉमी में पैसा लगा के वो पैसा कमा सकते हैं। ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, बहुत वेल्दी लोग होते हैं, और ये आपकी इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट करते हैं। जब उनको लग रहा होता है कि आपका इकोनॉमी क्रैश होने वाला है, तो पैसा निकाल लेते हैं और किसी और जगह लगा देते हैं, तो ये सिर्फ मनी को इंजेक्ट करते हैं, इन्हें कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो यहां पे वही आने वाला है। अब तुम देखो एक चीज देखो, यहां पे तुम्हें कहीं भी नाम नहीं दिख रहा होगा वो, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर, उन्हीं को एफआईआईज भी कहा जाता है। क्लियर है बेटा, समझ आया। चलो अब यहां पे समाप्त होते हैं हमारे कौन से क्वेश्चंस, आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। अब चालू करेंगे हमारे कुछ डिस्क्रिप्टिव और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ठीक है बेटा। चलो रेडी हो जाओ, फटाक से चालू करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, करंट अकाउंट डेफिसिट
इज इन एन इकोनॉमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय अ करस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। बहुत बढ़िया सवाल। अब तुम ध्यान से देखना, यहां पे तुम्हें मैं एक चीज समझाता हूं। देखो यहां पे मैं तुम्हें लेके जाता हूं इस वाले क्वेश्चन पे। देखो यहां पे नोटिस करना, अब जैसे तुम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाते हो, ओए कहां गया बे, ओए पीले कलर आ जाए इधर। देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब आप अकाउंट बनाते हो तो यहां पे आपके पास दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट अकाउंट, एक होता है डेबिट साइड जो कि क्या बताता है, आउटफ्लो को बताता है, ठीक है, और एक होता है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड जो कि मतलब आपको क्या बताता है, इनफ्लो बताता है कि कितना पैसा देश के अंदर आ रहा है बाहर से, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दो हिस्सों में अकाउंट डिवाइडेड होता है, एक होता है करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जिसमें करंट नेचर की चीजें आती है, जैसे कि यूनिलैटरल ट्रांसफर्स हो गए, जैसे कि आप मान लो इसके अंदर इनविजिबल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, विजिबल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है इनविजिबल और विजिबल गुड्स का, कोई रेंट और पेमेंट्स वगैरह, ऐसी कोई पेमेंट्स वगैरह रिसीव होती हैं, वो सब करंट अकाउंट के अंदर आती है। कैपिटल अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो कि एसेट्स और लाइबिलिटीज से रिलेटेड होती है, कि अगर आपको बोरोइंग्स करनी है, बोरोइंग्स आपने दी है, या मान लो आपने किसी को पैसा दिया या पैसा मंगवा लिया, या किसी कोई एसेट्स आपने बेच दिए, खरीद लिए, ऐसी कुछ चीजें आती हैं वो कैपिटल नेचर की होती हैं, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, जो करंट अकाउंट का जो डेफिसिट साइड है, अगर मतलब आपके पास आउटफ्लो ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा चला गया और आया कम, आपने 100 रुपए खर्चे लेकिन 80 ही कमा पाए, तो 20 रुपए कम पड़ गए ना। अब 20 रुपए कैसे पे करोगे, तो वो आप कैपिटल अकाउंट से बैलेंस करोगे, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस करोगे। तो मतलब आपको कैपिटल अकाउंट में इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा, यहां पे इनफ्लो बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है बेटा। क्या करना पड़ेगा इनफ्लो बढ़ाने के लिए, आप या तो पैसा उधार मांग लो, पैसा उधार मांग लो, या अपने एसेट्स को सेल ऑफ कर दो, या तो कुछ एसेट बेच दो जिसके बदले में पैसा आएगा, तो आप इसको बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट का फॉर्मूला बोला जाता है कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को अगर प्लस करोगे तो आपका बैलेंस 0 आना चाहिए, ठीक है बेटा, यही चीज बोली गई। अब इसको ध्यान से देख लो एक बार। यस द स्टेटमेंट कैन बी अग्रीड अपॉन सिंस द अकाउंटिंग सेंस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज 0, जो मैंने भी आपको बोला। If an economy is facing a situation of current account deficit, the same must be financed through the surplus of capital account. Capital account के surplus से उसको finance करना पड़ेगा। Current account deficit may be set off through the net capital inflows. Net capital inflow मतलब जो पैसा extra capital inflow आया होगा, वो किस तरीके से हो सकता है, जैसे कि आप मान सकते हो selling of an asset, कोई asset बेच दिया, कैसे asset बेच दिया, कंपनी का कोई शेयर बेच दिया, कंपनी को डिसइन्वेस्ट कर दिया, कुछ इस तरीके से एसेट्स को सेल कर दिया, बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से पैसा उधार ले लिया, ऐसी कुछ चीजों से, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है पेमेंट्स को बैलेंस करना, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट को इस तरीके से बैलेंस किया जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाते हैं फटाक से। आपके पास आता है ऑन द बेसिस ऑफ, एक अच्छा खासा क्वेश्चन आ गया है डोमेस्टिक इनकम का। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है बेटा। इसमें बहुत सारे आपको और क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, लेकिन अपन सारे क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए आपको कौन सा करना है कौन सा नहीं करना है, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन ही करने वाला हूं। अब आपके पास है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम आपको निकालनी है, ठीक है बेटा। मतलब आपको एनडीपीएफसी निकालना है, क्या निकालना है, एनडीपीएफसी निकालना है, ठीक है। चलो अब अपन यहां देखते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन देखते हैं और इसके बेसिस पे कौन सा फॉर्मूला चूज करने वाले हैं निकालने के लिए, उसको डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे हाउस कंजम्पशन मुझे दिख रहा है एक्सपेंडिचर, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिख रहा है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिख रहा है। तो एक्सपेंडिचर से मुझे समझ आ रहा है कि मैं एक्सपेंडिचर मेथड लगा सकता हूं। कौन सा मेथड लगा सकता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या आता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जिसको हम हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर भी कहते हैं, ठीक है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेता हूं मैं, सिर्फ सीधा सीधा अमाउंट लिख रहा हूं मैं, पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा। तुम्हें आता है फॉर्मूला, नहीं आता है तो तुम किताब में देख सकते हो, तुम सीधा सीधा लिखते जाओ। इस फॉर्मूले को नीचे मत देखना है, सॉल्यूशन मैंने तुम्हारे लिए रखे हुए थे क्योंकि ये एग्जाम के मार्किंग स्कीम के अनुसार है, पर मैं तुम्हें एक्चुअल सॉल्व करना सिखा रहा हूं। अच्छा, जब तुम ये एक्सपेंडिचर मेथड निकालते हो ना, तो इससे जो तुम्हारी वैल्यू आती है वो जीडीपी एमपी की वैल्यू आती है। किसकी आती है, जीडीपी एमपी की आती है। और तुम्हें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। इसीलिए बता रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अमाउंट जो है 600, इसको यहां पे ऐड करो, ठीक है।
फिर क्या करोगे, फिर तुम निकालोगे गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना है, ये दूसरा पॉइंट ये रहा तुम्हारा, कितना है 200, तो कर दो प्लस ऐड 200, क्या करोगे 200 को ऐड कर दो। फिर क्या बचा आपके पास, फिर आएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स को कैसे करोगे, तो देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट्स कहां दिख रहे हैं, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ऐड करोगे। एक और चीज दिख रही है दैट इज चेंज इन स्टॉक, तो दोनों को ले लोगे, किसको ले लोगे, दोनों को ले लोगे, तो दोनों ही वैल्यू यहां पे इंपॉर्टेंट है, तो प्लस करोगे 200 प्लस करोगे 40, ठीक है, दोनों ही चीजों को ले लोगे तो आपका थर्ड चीज भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो आपको करना है वो है नेट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, नेट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो आपको करना है, तो वो क्या, नेट एक्सपोर्ट्स कितने हैं आपके, देखो फोर्थ एलिमेंट यहां दिख गया आपको, दैट इज -40, कितना है -40, तो क्या करना है, इधर लिख लो -40। तो ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, जीडीपी एट एमपी आ जाएगा। तो देखो +40 -40 को कैंसिल कर दो, कोई काम का ही नहीं है, सीधा सीधा सेम हिसाब किताब आ गया। बचा कितना, 600 200 तो कितना हो गया, 400 + 600 1000 हो गया भाई साहब। तो ये क्या आया, जीडीपी एट एमपी आ गया, ठीक है। अब इसको एनडीपी एट एफसी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस वैल्यू में से डेप्रीसिएशन को माइनस करना पड़ेगा, और फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हटाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा। तो याद रखना ये चीज को, तो जैसे आपने 1000 में से क्या माइनस किया, डेप्रीसिएशन माइनस किया और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किए। डेप्रीसिएशन कहां पे बेटा, ये रहा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये कहां है, ये रहा आपका डेप्रीसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये रहा, ठीक है, ये आपका डेप्रीसिएशन है। तो इसको ऐड कर दे, यहां पे सब्ट्रैक्ट करना कितना है, 40 का है, ये कितना है -40, और आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये रहा एक और एलिमेंट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 120, तो 120 भी इसमें से आप हटा दो। तो आपने 1000 में से टोटल कितना हटा दिया, आपने हटा दिया 160, दैट विल गिव यू कितना 840, और ये करोड़ 840 आपका क्या होगा, एनडीपी एफसी। यही आपका क्या है बेटा, डोमेस्टिक इनकम है, यही आपको निकालना था। देखो आंसर यहां पे मेल खा गया। इनने क्या किया, ये जो 40 और 120 है ना, वो भी एक साथ ही इन्हें निकाल दिया, इसीलिए इनका आंसर एकदम तुरंत से तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। चाहो तो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ये इस तरीके से आपको निकालना होगा, क्लियर। चलो अब आता है अपना दूसरा पॉइंट, और क्वेश्चन का जो इसका पॉइंट है, स्टेट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग। इन फॉलोइंग का आपको मतलब बताना है, क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो। एक्सटर्नलिटीज क्या होता है, एक्सटर्नलिटीज रेफर करता है दो तरीके से होता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। जैसे कि इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होते हैं, आपने पेड़ लगा दिए, आपने एक ऐसी मशीन बना दी जो कि बेसिकली मान लो पॉल्यूशन को कंट्रोल करती है ना, या फिर आपने एक ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट कर दिया जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, जैसे कि मान लो आप पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हो। तो ये सब पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज होती है, जिसके लिए भी कोई अकाउंटेबल नहीं है, जिसके लिए उनको किसी से चार्ज नहीं किया जाता है, कोई पेनल्टी या कोई चार्ज नहीं लिया जाता, उसे एक्सटर्नलिटीज कहते हैं। एक्सटर्नलिटीज रेफर्स टू बेनिफिट्स, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, और हार्म्स दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज व्हिच आर कॉज्ड बाय वन एंटिटी टू अनदर विदाउट पेड और एनालाइज। देखो अच्छा काम करोगे तो तुम्हें उसका पैसा नहीं मिल रहा, और बुरा कर रहे हो तो तुम्हें उसको पेनलाइज नहीं किया जा रहा है, तो इसे हम एक्सटर्नलिटीज कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, ये सम टोटल होता है किसका, रेंट का, रॉयल्टी का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट का, ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग आपका सरप्लस होता है। इट इज नोन एज नॉन वेज इनकम, जो भी वेज इनकम नहीं होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। और कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं, जिन्हें हम रेडी टू यूज गुड्स कहते हैं, जिनको हम इस्तेमाल कर सके उनको ऐसे गुड्स कहते हैं। देखो, गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय अल्टीमेट कंज्यूमर और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ कंज्यूमर, जो इमीडिएट नीड को फुलफिल कर सके उसे हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से होते हैं, सर्विसेज में इसके अंदर इंक्लूड होती है, सर्विसेज को आप इस्तेमाल कर सकते हो, कैरी करके नहीं लेके जा सकते, ठीक है बेटा। चलो जी फटाक से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ जी चलो कर लिया आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। अब आ गया एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, डरने की कोई बात नहीं है, इजी सवाल है, ध्यान से करते हैं। देखो, फॉर एन हाइपोथेटिकल इकोनॉमी, हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, कुछ रियल वैल्यूज नहीं है, रियल कोई स्टेटमेंट नहीं है। द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 1000 करोड़। गवर्नमेंट ने क्या इनकर किया, एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, इन्वेस्टमेंट किया 1000 करोड़ का, ठीक है। नाउ इफ द वैल्यू ऑफ एमपीएस
फॉल्स फ्रॉम 0.25 टू 0.1, मतलब एमपीएस की वैल्यू अगर 0.25 से 0.1 हो जाती है, 0.10 हो जाती है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, कि अच्छा इनकम कितनी बढ़ गई इस चेंज ऑफ वैल्यू ऑफ एमपीएस के वजह से, कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के वजह से जो वैल्यू चेंज हो रही है उसमें हमारी कितनी इनकम बढ़ चुकी है, कितनी इंक्रीज हो रही है, उसके बारे में बात करना है। बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन है। देखो मैं खुद से सॉल्व नहीं कर रहा, इतना इजी सिंपल कैलकुलेशन है, तुम्हें सामने सामने समझ आ जाएगा। देखो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनकम कितना दिखा रहा है, देखो हमें दिखा रहा है यहां पर 1000, देखो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है हमारे पास 1000 करोड़ हुआ है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, के निकालना होता है। के को कैसे निकालते हैं, 1/MPS से निकालते हैं। अब इसको दोनों बार निकालेंगे, एक बार 0.25 से निकालेंगे, एक बार 0.10 से निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले लेते हैं 0.25। के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/MPS, एमपीएस कितना है 0.25, तो क्या करोगे 1/0.25। जैसे ही 1/0.25 किया तो आपके पास आ गया ये 4, ये आपकी वैल्यू है के की 0.25 वाले एमपीएस से, ठीक है। अब क्या करोगे, ये आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आया है, तो आप उसमें क्या करोगे, इनकम निकालने के लिए क्या करोगे, इसको चेंज इन आई, मतलब ये जो चेंज इन आई है आपका 1000 करोड़, इससे मल्टीप्लाई करोगे इस के की वैल्यू को। देखो के इंटू चेंज इन आई मतलब 4 इंटू 1000 विल गिव अस 4000, कितना मिलेगा बेटा 4000 मिलेगा, मतलब ये अपनी चेंज इन इनकम आ रही है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखना, जब हम एमपीएस को गिरा देते हैं, क्या बोला था, जब एमपीएस गिर जाएगा तो कितनी बढ़ेगी इनकम, एमपीएस गिर के कितना हो गया 0.25 से 0.10 हो गया, ठीक है। अब सेम वही के निकाल लो, इसका क्या करोगे 1/MPS, एमपीएस कितना है 0.1, तो 1/0.1 विल गिव अस 10, जो कि यहाँ पे के आ रहा है इसका, ठीक है। अब क्या करना है, वही सेम चीज करनी है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना है आपका 1000 करोड़, तो 10 इंटू 1000 करोड़ कर दो, कितना आ जाएगा 10,000 करोड़ आ जाएगा, देखो ये लो 10,000 करोड़ हो जाएगा। लेकिन आंसर अब कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा क्या होगा आंसर, वही हमारा राइज या इंक्रीज इन इनकम है। कितना इनकम इंक्रीज हो गया, 6000 करोड़ इनकम इंक्रीज हो गया, यही हमको निकालना था, ठीक है। कितनी इनकम बढ़ गई, 6000 करोड़ बढ़ गई, कितनी बढ़ गई बेटा, जीरो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है लेकिन इसको समझ लेना तुम, जीरो है, ठीक है। 6000 करोड़ बढ़ गई है इनकम, ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इफ इन एन इकोनॉमी एक्स एंटे एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एंटे एग्रीगेट सप्लाई, तो ये बोल रहा है कि जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रहा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो क्या बता रहा है कि लोग ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, डिजायर्ड डिमांड ज्यादा है, जितना फर्म बना नहीं पा रहा है उससे कई ज्यादा है डिमांड, ठीक है। सप्लाई उतनी है नहीं जितना लोग डिजायर कर रहे हैं, डिमांड है उनकी, ठीक है। तो क्या करना है, इलैबोरेट द पॉसिबल इंपैक्ट ऑफ सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, ये डिमांड ज्यादा होने की वजह से, देखो डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या होगा लेवल ऑफ आउटपुट पे, क्या आउटपुट ज्यादा करोगे कम करोगे, इनकम ज्यादा होगी कि कम हो जाएगी, या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि कम होगा। अब क्या होता है, जब डिमांड लोग ज्यादा करते हैं तो हमें ना कई बार, जैसे मान लो कि आपको बोला गया कि 100 लोग बाहर खड़े हुए हैं, प्रोडक्ट खरीदना है उनको, मतलब 100 प्रोडक्ट्स की डिमांड है और आपके पास मात्र 50 प्रोडक्ट्स हैं हाथ में, तो आप क्या करोगे, आप आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करोगे, मतलब यू विल ट्राई टू इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है। आप कोशिश करोगे कि आउटपुट बढ़ जाए। अब आउटपुट बढ़ाने के लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा, क्या पड़ेगा, लोगों की जरूरत पड़ेगी। और लोगों की, देखो आउटपुट बढ़ेगा तो लोगों की जरूरत बढ़ेगी, आपको लोग ज्यादा लगेंगे, ज्यादा लोग लगेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ठीक है। और जब आप ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपकी इनकम भी बढ़ेगी, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट रन के अंदर चलता है, जब सप्लाई कांस्टेंट हो जाती है, जब सप्लाई आप बढ़ा नहीं पाते हो, जितनी डिजायर्ड डिमांड है उससे भी ज्यादा, कि लोग 100 प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए बनाना, तो उस टाइम पर क्या होता है, ये पॉइंट्स जो है वो एकदम स्टेबल हो जाते हैं, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ते हैं। मतलब आप डिमांड को सप्लाई नहीं कर पा रहे, इस वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ने लग जाते हैं लॉन्ग रन में। ये उसका एक एक्सेप्शन है कि मतलब अगर शॉर्ट रन की बात करो तो आप बोल सकते हो आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग रन में देखोगे तो ये स्टैग्नेंट हो जाता है सप्लाई, इस वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स पे आपको दिक्कत आती है। देखो, व्हेन एन एक्स एंटी एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एक्स एंटी एग्रीगेट सप्लाई, इट मींस दैट हाउसहोल्ड्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर, हाउसहोल्ड ज्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं जितना फर्म एक्सपेक्ट कर रहा है उनसे, ठीक है। दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कम पड़ रही है आपको। टू रिस्टोर द डिजायर्ड इंटेंडेड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज, producers may expand their production
as a result may be increase in their level of output, employment and income in the economy। कि आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इनकम भी बढ़ेगी इकोनॉमी के अंदर, बट लॉन्ग रन में ये सिचुएशन डिफरेंट देखी जा सकती है। सप्लाई कांस्टेंट हो जाएगी तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स बढ़ेंगे, वो भी आगे आप मेंशन कर सकते हो, इनफैक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास। विथ एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में प्रमोट द कमर्शियल बैंक्स टू पार्क देयर सरप्लस फंक्शन फंड्स विथ इट। क्या बोल रहा है, देखो बैंक के पास जो बैंक होता है, कौन, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस मनी है, सरप्लस मनी है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, आरबीआई बोल रहा है कि जो सरप्लस मनी है ना वो तुम मुझे दे दो। क्या बोल रहे हैं, आप मुझे दे दो। ठीक है, सरप्लस मनी आप मुझे दे दो। वैसे भी आरबीआई जो है वो कौन से रिजर्व होल्ड करता है, सीआरआर होल्ड करता है। क्या करता है बेटा, सीआरआर होल्ड करता है, जो कि कमर्शियल बैंक इसको होल्ड करने के लिए, मेंटेन करने के लिए देता है। उसके बदले में क्या देता है आरबीआई इनको, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलता है, रिवर्स रेपो रेट देता है, मतलब ब्याज देता है। अब पैसा जमा किया कमर्शियल बैंक ने, तो भैया पैसा जमा करने के बदले में ब्याज भी तो मिलेगा ना, वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, अगर आप रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दो, मतलब बैंक को ज्यादा ब्याज अगर मिलने लग जाए तो बैंक क्या करेगा, जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आरबीआई को दे देगा। और आरबीआई जो है ना वो सारा पैसा अगर होल्ड कर लेगी तो मार्केट में, इकोनॉमी में मनी का जो सप्लाई होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसकी वजह से आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल कर सकते हो। जब बेटा आप मनी सप्लाई को कंट्रोल करोगे तो आप इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल कर सकते हो। इसी बात को अब जरा यहां पे पढ़ो। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट एट विच कमर्शियल बैंक में पार्क देयर सरप्लस फंड्स विथ द सेंट्रल बैंक। जो मैंने भी बोला कि रिवर्स रेपो रेट एक ब्याज होता है जिसके वजह से कमर्शियल बैंक आरबीआई को पैसा दे देता है अपना सरप्लस। ठीक है, in order to decrease the inflation in the economy, Reserve Bank of India may increase the reverse repo rate। रिवर्स रेपो रेट को ये बढ़ा देंगे। मैंने वही बोला ना कि अभी ब्याज अगर ज्यादा मिलेगा तो लोग क्या करेंगे, अपने फंड्स को इधर दे देंगे, जिससे लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में। जितना भी पैसा था आरबीआई को दे दिया, अब मार्केट में बचा ही नहीं ना पैसा, तो क्या होगा, लोग अपने इच्छाओं को मारने लग जाएंगे। इजीली पैसा नहीं होगा तो खर्चा कैसे करोगे। विद द इंक्रीज इन रेपो रेट इट बिकम्स ल्यूक्रेटिव फॉर कमर्शियल बैंक टू पार्क सरप्लस फंड्स विद सेंट्रल बैंक। Consequently, this may lead to reduction in the lending capacity, thereby fall in the aggregate demand, curves the level of inflation। जो मैंने भी आपको बताया वही अपन ने यहाँ पे सिंपल भाषा में समझ लिया। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलो जी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में फटाक से। देखो, elaborate the bankers bank and supervisor फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल बैंक। देखो, बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजर ये दोनों क्या होता है, ध्यान से सुनना। बैंकर्स बैंक मतलब बैंकों का बैंक। अब इसको ना काफी सारे नामों से जाना जाता है आरबीआई को। आरबीआई के मैं जितने भी नाम ले रहा हूं ना, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कहीं भी ये नाम लिखा आ जाए तो आपको समझना होगा कि यही इसके बारे में बात कर रहा है। इट इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इट इज द एपेक्स बॉडी, इट इज द लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इट इज द इशुअर ऑफ करेंसी, इट इज द बैंकर्स बैंक, इट इज द गवर्नमेंट्स बैंक, इट इज एवरीथिंग, इट इज फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो, इट इज सुपरवाइजर ऑल्सो। तो ये क्या है, सारे नाम ही आरबीआई के होते हैं। क्लियर है बेटा। अब ध्यान से देखो, पहली बात, आरबीआई सारे नोट इशू करता है एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइन एंड नोट। 1 रुपए का सिक्का और नोट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करते हैं। अब ये बैंकर्स बैंक क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना। आरबीआई बैंकों का भी बैंक है। जब कमर्शियल बैंक को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो ये किसके पास जाते हैं, आरबीआई के पास जाते हैं। तो मान लो कमर्शियल बैंक को पैसों की जरूरत पड़ जाए, इनको अगर अपने फंड्स मेंटेन करने, उनके पास पैसे नहीं है, ये पूरी दुनिया में जाके मांग सकते हैं पैसे, लेकिन अगर इनको पैसे ना मिले तो लास्ट व्यक्ति जो इनको पैसा देगा वो आरबीआई होता है। इसलिए इसको लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट भी कहा जाता है। तो बैंक इनको कंट्रोल करता है, इनको सुपरवाइज भी करता है। जैसे कि आपने कोड सुना होगा आईएफएससी कोड। बेटा ये क्या होता है, एक ऐसा कोड होता है जो कि इंश्योर करता है कि आपके ही ब्रांच में, आपके ही बैंक अकाउंट में, आपके ही बैंक के अंदर, आप ही के खाते में पैसा जा रहा है। इस चीज को इंश्योर करने के लिए सेफ्टी कोड बनाया गया है। ठीक है, ये आईएफएससी कोड भी आरबीआई इशू करता है। तो सुपरवाइज करता है हर एक फाइनेंशियल सेक्टर को, हर एक बैंक को, उनको इंस्ट्रक्ट करता है कैसे काम करना है, कैसे नहीं काम करना, कैसे कैसे पॉलिसीज इशू करनी है, सब चीजों का ध्यान रखता है। और बैंकर्स बैंक मतलब क्या, बैंकों का भी बैंक है। ध्यान से देखो,
सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, वही देखो अभी यहां से इनसे पैसे भी लेता है और इनको पैसे उधार भी देता है, एंड ऑल्सो एडवांसेस लोन्स देम एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनको लोन की जरूरत होती है तो लोन देता है, और जब इनके पास पैसा होता है तो उनसे ले भी लेता है, डिपॉजिट भी ले लेता है। इट मेंटेन्स रिजर्व्स फॉर ऑल कमर्शियल बैंक एंड यूटिलाइजेस सेटल देयर इंटर बैंक क्लेम्स। अच्छा, दो बैंकों के बीच के जो क्लेम होते हैं ना, उनके क्लेम को सेटल करने के लिए भी ये डीलिंग करता है, ठीक है बेटा। Being the superior authority of the banking system, it acts as the financier of last resource, रिकोर्स, या फिर मैं बोल सकूं लास्ट रिजॉर्ट बोल सकते हो, टू द कमर्शियल बैंक, कि आखिरी जो व्यक्ति जो हेल्प कर सकता है कमर्शियल बैंक की वो आरबीआई होता है। इफ इट फॉरवर्ड्स द शॉर्ट टर्म क्रेडिट टू द कमर्शियल बैंक against approved securities, the commercial bank supervises, regulates and control the commercial banks। देखो कमर्शियल बैंक्स को रेगुलेट करना हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन लाने हो, कौन सा इनको स्कीम चलानी है नहीं चलानी, कौन सा पेमेंट मेथड अलाउ करना है नहीं करना है, कैसे आईएफएससी कोड इशू होता है, ये सब चीजें, एमआईसीआर कोड क्या होता है, सारे के सारे आरबीआई इशू करता है, आरबीआई ही इसके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन लाता है। रेगुलेशंस ऑफ बैंक में बी रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, ब्रांच एक्सपेंशन, लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स मैनेजमेंट, अमेलगेमेशन एंड लिक्विडेशन। देखो अगर बैंक को बंद होना हो, बैंक को चालू होना हो, बैंक को मर्ज होना हो, ऐसी कोई भी बैंक को ब्रांच खोलना हो, एक्सपेंशन करना हो, कोई भी ऐसी चीजें हो, अगर एसेट्स को लिक्विडेट करना हो, कोई भी ऐसी चीज हो, आपको बैंक से एडवाइस लेना पड़ता है, बैंक से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। बैंक खोलने का लाइसेंस भी आपको आरबीआई से लेना पड़ता है। तो ये सारे फंक्शन एक सुपरवाइजर और बैंकर्स बैंक की तरह होते हैं, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। चलो जी, अब आता है एक और शानदार जानदार क्वेश्चन। क्या है शानदार शानदार क्वेश्चन? आपको निकालना है फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। फिस्कल डेफिसिट, ध्यान से देखिएगा, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग्स को हटाकर सारी रिसीट्स इसके अंदर आती है, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब आप बोल सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो, आपके पास जो जो चीजें दी गई हैं उसको लिखते जाओ। देखो रेवेन्यू रिसीट्स आपके पास है, चलो रेवेन्यू रिसीट्स में आ गई, कितनी हो गई आपके पास, 20 हो गई, 20 हो गई, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स 20 है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, 15, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इधर लिख दो 15, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर लिख दो इधर 15, ठीक है बेटा। अब देखो क्या बोल रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ध्यान से देखो, रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो क्या करोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो आपको निकालना है, यही निकालना है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, आप निकालोगे बेटा, ये वैल्यू आपको दी है, ये वाली वैल्यू दी हुई है। देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, 10, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको निकालना है कितना है, देखो, और रेवेन्यू रिसीट्स आपको दी गई है, रेवेन्यू रिसीट्स आपको दी गई है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है, रेवेन्यू रिसीट, ओए मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, वैल्यू लिखनी है ना अपने को। तो रेवेन्यू रिसीट्स कितनी है बेटा, 20 है, तो यहाँ लिख दो 20। अब क्या करना है, देखो यहाँ देखो, 20 को इधर भेज दो, तो 10 + 20 विल गिव यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि है आपका कितना हो गया, 30 हो गया, ये आ गया 30। तो क्या करोगे, इसको 30 को यहाँ लिख दो, ठीक है, 30 को यहाँ लिख दो, बचा कितना, कैपिटल रिसीट बचा। तो कैपिटल रिसीट क्या करोगे, कैपिटल रिसीट निकालने के लिए तुम यहाँ पे लिखा हुआ देखो, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट कितनी है, 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का 50% है, देखो रेवेन्यू रिसीट कितनी थी, 20%, 20, तो 20 का 50% कितना होगा, इसका आधा कितना होगा, 10 होगा, तो लिख दो इधर 10, सिंपल हो गया, 10 लिख दो। कितना आया, देखो कितना आएगा, 30 + 15 कितना होता है, 30 + 15 45, माइनस कितना हुआ, माइनस आपका हो गया ये 30, कितना आएगा, 15 करोड़। 15 करोड़ इज दी फिस्कल डेफिसिट, 15 करोड़ इज दी फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, 15 करोड़ फिस्कल डेफिसिट है। क्लियर है, तो आपका एक आंसर तो आ गया, क्लियर, ये वाला आंसर आपका आ गया। अब निकालना है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और सिंपल है, देखो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकलता है, प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल्स टू फिस्कल डेफिसिट, या बोरोइंग्स मान लो, फिस्कल डेफिसिट
माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दो, आपका प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। कितना है फिस्कल डेफिसिट? देखो प्राइमरी डेफिसिट सॉरी हाँ फिस्कल डेफिसिट कितना है? 15 करोड़ है, 15 करोड़ है। और इंटरेस्ट पेमेंट्स कितने हैं? इंटरेस्ट पेमेंट्स आपके हैं 4, तो माइनस कर दो 4, कितना आ जाएगा? 11 करोड़। तो 11 करोड़ इज ऑल्सो क्या है आपका? प्राइमरी डेफिसिट। तो देखो कितना आ गया, फिस्कल डेफिसिट 15 करोड़, प्राइमरी डेफिसिट 11 करोड़। आंसर आ गया है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, ठीक है बेटा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर? चलो अब आ जाओ फटाक से, देखो स्टेट एनी टू फीचर्स, दो फीचर्स बताओ पब्लिक गुड्स के। पब्लिक गुड्स के दो फीचर बहुत सिंपल है यार। एक तो पब्लिक गुड्स जो है नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन रिवेलेरस है। नॉन रिवेलेरस और नॉन एक्सक्लूडेबल क्या होता है? देखो ऐसे गुड्स जिसको आप एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अगर आप जा रहे हो रोड, जब आप घर से बाहर निकल रहे हो, आपके सामने रोड होगी, आप बिना उसको इस्तेमाल करे जा ही नहीं सकते कहीं पे, ठीक है। तो ये कुछ पब्लिक गुड्स ऐसे होते हैं जिसको हर इंसान इस्तेमाल करता है और कोई इसको एक्सक्लूड नहीं करता है, ये हर इंसान की जगह है, ठीक है। और रिवेलेरस मतलब इसको लेकर आप लड़ाई नहीं कर सकते। एक इंसान के इस्तेमाल करने की वजह से दूसरा इस्तेमाल उसको ना इस्तेमाल कर पाए, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, इसके लिए कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा कि मेरी रोड है, मेरा है, या मेरे बाप की रोड है, ऐसा नहीं होता है। सबकी रोड है, सबका है। तो ये नॉन रिवेलेरस है और नॉन एक्सक्लूडेबल है। यही हमारे पब्लिक गुड्स के दो मेजर फीचर होते हैं। क्लियर है बेटा? समझ आया? चलो जी नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब आता है एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव क्या है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेकर? तो देखो वो चाहते हैं कि इनकम जनरेट कर पाए, जीडीपी अच्छा हो, है ना, कोई भी अगर डिमांड है उसको केटर कर पाए, इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी जो आपके जो प्रेशर्स है उनको कंट्रोल पर कर पाए, उसे ही हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं। द गवर्नमेंट मे नीड टू करेक्ट द फ्लक्चुएशंस रिलेटेड टू इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइसेस, कि जो इनकम है, एम्प्लॉयमेंट है और प्राइसेस हैं, जनरल प्राइस लेवल जिसको अपन महंगाई कहते हैं, वो ऊपर नीचे ना होती रहे, ऐसी चीजों को हमें मेंटेन करना है, इनके फ्लक्चुएशन को होने नहीं देना है देश दुनिया के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। दीज में डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड विच इन टर्न डिपेंड्स अपॉन द स्पेंडिंग डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म। क्या होता है बेटा, ये वाली चीजें जो है ना, ये स्पेंडिंग जो डिसीजन होते हैं उनको अफेक्ट करती है एक हाउस होल्ड की, ठीक है। टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए अंडर द स्टेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन गवर्नमेंट में ऑल्टर टैक्सेस एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंगली। देखो जब इन्फ्लेशन होता है या डिफ्लेशन होता है उसके अकॉर्डिंगली टैक्स रेट्स को इशू किए जाते हैं, जिससे कि वो महंगाई और डिफ्लेशनरी गैप्स को यहाँ पे करेक्ट कर सके। इसे ही हम इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहते हैं, जहां पे ज्यादा मेजर फ्लक्चुएशंस ना हो रहे हो, चीजें थोड़ी स्टेबल काम करें, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिकल टू द इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन। जो बिलो पॉवर्टी लाइन या ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की मेडिकल फैसिलिटीज या खुद मेडिकल असिस्टेंस नहीं ले सकते, उनको ये फ्री मेडिसिन प्रोवाइड करवाते हैं, किसके अंदर? आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन दी क्या बोल रहे हो बेटा? इंडिकेटेड इन दी गिवन स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से देखना। अपन ये बोल रहे हैं यहां पे कि कौन सा एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंडिचर है ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि बार बार होता है और बार बार किया जाता है, इससे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ठीक है। इससे ना हमारा कोई एसेट कम हुआ, ना इससे हमारी कोई लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। तो इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसिडर करते हैं। ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट अंडर आयुष्मान भारत स्कीम। अब ये एक बार तो होगा नहीं, एक दिन तो करोगे नहीं आप, ये आपको रोज करना पड़ेगा, है ना। आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर प्रोवाइड किया जाता है फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन। इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन को फ्री एजुकेशन मेडिसिन दे रहे हैं, नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ एसेट। ना कोई एसेट बढ़ रहा है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है। देखो, ना ही कोई एसेट बढ़ता है, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है। इट कैन बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसे हम एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं, और ये रेकरिंग नेचर की होती है, बार बार करना होता है, इसलिए रेवेन्यू नेचर की होती है, कैपिटल नेचर की नहीं, ठीक है बेटा। चाहो तो फटाक से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बेटा जी, अब चलते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के। इसके बाद चालू करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब हमारा आधा पार्ट जो है खत्म होने वाला है, आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जो कि है 17वां क्वेश्चन। फटाक से करते हैं, फिर चलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। देखो, गिविंग वैलिड रीजंस
एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम निकालते टाइम कैसे कैसे ट्रीटमेंट होंगे इन दो चीजों के, इसको निकालना है अपने को। देखो सबसे पहले पेमेंट मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज्ड इन इंडिया। बिल्कुल भैया, अगर कोई फॉरेनर भाई साहब आ रहे हैं इंडिया के अंदर और वो कुछ खर्चा कर रहे हैं तो वो एक्सपोर्ट्स की तरह ट्रीट होंगे, तो बिल्कुल इसको इंक्लूड किया जाएगा। यस, इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एज गुड्स परचेज्ड बाय अमेरिकन टूरिस्ट इज एन एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया विल बी इंक्लूडेड एज एक्सपोर्ट्स। क्या कर रहे हो भैया, उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में हमारे खर्चा किया है तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है टोमेटोज ग्रोन बाय मिसेस पूजा इन हर किचन गार्डन। देखो किचन गार्डन में मिसेस पूजा ने कुछ टमाटर उगा लिए, अब उसकी मार्केट वैल्यू निकालना बड़ा मुश्किल है, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं करेंगे कि खुद के गार्डन में उसने सब्जी उगा ली और खुद इस्तेमाल कर ली। क्या कर लिया, आप क्या कर सकते हो सर, कैसे निकाले कुछ मार्केट वैल्यू। नो, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असर्टेन their market value. Moreover, such transaction are not undertaken for the monetary consideration. monetary consideration में इसको नहीं लिया जाता है। ठीक है बेटा, डोमेस्टिक इनकम के अंदर कैलकुलेशन के अंदर ये नहीं आएगा, तो इसको नहीं लिया जाएगा। ठीक है बेटा, चलो इसका एक और पार्ट है बी पार्ट, उसको भी कर लेते हैं, ये फिर पार्ट हमारा खत्म हो जाएगा। मशीन परचेज्ड बाय अ फर्म इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड। अगर मशीन कोई फर्म खरीद रही है तो वो हमेशा एक कैपिटल गुड होगा। डू यू अग्री विद द गिवन स्टेटमेंट, गिव अ वैलिड रीजन फॉर योर आंसर। क्या आप अग्री करते हो कि जो भी मशीन कोई फर्म खरीदती है वो कैपिटल गुड ही होता है? नहीं बेटा, पूरी तरीके से नहीं होता। क्यों, ध्यान से सुनना। अगर किसी फर्म ने मशीन खरीदी है तो उसने किसी पर्पस के लिए खरीदी होगी, उसका पर्पस डिफाइन करता है कि वो कैपिटल गुड है या नहीं है। जैसे मान लो अगर किसी फर्म ने मशीन खरीदी फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए तो कैपिटल गुड है, हेल्प कर रहा है फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में तो बिल्कुल कैपिटल गुड है। लेकिन अगर किसी फर्म ने मशीन खरीदी उसको दोबारा बेचने के लिए तो वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया। समझ आया, वो कैपिटल गुड नहीं हुआ, फिर वो एक इंटरमीडिएट गुड हो गया कि उससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, वो तो दोबारा आप रीसेल कर रहे हो उसको। इसीलिए नो कैपिटल गुड आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स and services. A machine purchased by a firm will be capital good when it is used for the production of other goods and services. However, if it is purchased by a firm for resale, अगर resale के लिए अगर आप कर रहे हो, देखो ऐसे अगर आप फर्दर प्रोडक्शन के लिए कर रहे हो तो वो कैपिटल गुड ही है, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको परचेज कर रहे हो रीसेल पर्पस के लिए, किसके लिए, रीसेल पर्पस के लिए, तो सेम ईयर में इट विल बी कंसिडर्ड एज इंटरमीडिएट गुड और एंड नॉट अ कैपिटल गुड। उसको आप इंटरमीडिएट गुड मानोगे अगर आप उसको रीसेल करने के लिए खरीदे हो, और उसको कैपिटल गुड नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, चलो जी, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। अब चलेंगे हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, फटाक से इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। हाँ भाई, अब आ जाता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बचा हुआ 40 मार्क्स का पार्ट था। अब इसके अंदर पूरा थ्योरी बेस्ड टॉपिक है, आपको पूरा ये स्टोरी फॉर्म की तरह पता होना चाहिए। अगर आपको आता है ना तो आंसर आपके तुरंत आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन तो है नहीं कि सोच समझ के करना पड़ेगा क्या आएगा क्या नहीं आएगा। इसमें प्योरली आप बिना कैलकुलेशन के अगर आपको आंसर आता है तो आप तुरंत आंसर कर दोगे, नहीं आता तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन इसको फटाक से आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है एमसीक्यू बेस्ड, चलो चालू करते हैं इसको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान के हमारे 4 गोल्स हुआ करते थे। क्या 4 गोल्स हैं हमारे बेटा? सबसे पहला मॉडर्नाइजेशन है ना, उसके साथ ग्रोथ, उसके साथ इक्विटी और उसके साथ सेल्फ रिलायंस। जहां पे भी ये 4 आपको दिख जाए वहां मार्क कर देना। ग्रोथ, इक्वालिटी नहीं, इक्वालिटी नहीं, इक्विटी चाहिए हमें। डेवलपमेंट और इक्विटी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फिर गुड हेल्थ और एजुकेशन ये भी नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या है? ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन और सेल्फ रिलायंस। बिल्कुल सही बोला सर। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क क्या होता है? इक्वालिटी मतलब सबको सेम तरीके से ट्रीट करना, सबको सेम पेडेस्टल दे देना। जैसे मान लो एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बड़ी है ना, एक बंदा यहां पे खड़ा होता है और मेरी हाइट है, तो हम दोनों को अगर एक पोडियम दे दिया जाए तो हम दोनों ऊपर तो हो जाएंगे, लेकिन ये स्टिल मेरी और इसकी हाइट में डिफरेंस रहेगा। ठीक है, अब इक्विटी का मतलब क्या होता है? अगर इसको मेरे बराबर लाना हो तो इसको पोडियम दो, मुझे मत दो। इसीलिए यहां पे क्या होगा, इसको इक्विटी कहते हैं। तो इकोनॉमी में भी जब आप 5 ईयर प्लान्स बनाते हो तो आप चाहते हो कि जो ऑलरेडी नीचे लेवल पे जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट किया जाए, उन लेवल पे जो लोग ऑलरेडी सेल्फ रिलायंट है, या बोल सकते हो आप जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी खुद से अच्छा है। तो ऐसे लोग जिनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है उनको ऊपर अपलिफ्ट किया जाए। ठीक है बेटा,
ये होता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द हेल्थ इंडिकेटर। चाइना ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है हेल्थ और एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक इंडिकेटर के अंदर, हेल्थ के अंदर, सॉरी नॉट एजुकेशन, हेल्थ के अंदर। तो कौन सा इसमें से हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब 1 साल से भी बच्चा पैदा होने के फर्स्ट बर्थडे तक भी वो बर्थडे नहीं मना पाता, उससे पहले उसकी डेथ हो जाती है, ये पर 1000 में काउंट होता है, ये हेल्थ इंडिकेटर होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ इंडिकेटर है, औसतन एक आदमी कितना जी रहा है आपके देश में। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब माएँ कितनी जन्म देते देते या उस प्रेगनेंसी के दौरान पे उनकी डेथ हो जाती है, 1 लाख के अंदर निकाला जाता है ये रेट, ये भी हेल्थ का ही इंडिकेटर है। परसेंटेज ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, अबे पॉवर्टी क्या है? हेल्थ का इंडिकेटर नहीं है, वो गरीबी का इंडिकेटर है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द शैकल्स ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल वर परमानेंटली ब्रोकन बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन दैट रिजल्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ। देखो क्या बोल रहा है कि जो एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारे पास समस्याएं थी किस टाइम पे? कॉलोनियल रूल के टाइम पे, उसको हमने ओवरकम किया ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ, जिसकी एप्लीकेशन क्या थी, क्या क्या किया हमने उस ग्रीन रेवोल्यूशन में? हमने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया, बिल्कुल सही बात है। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, क्योंकि पेस्ट अटैक का रिस्क था तो हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स और इनका इस्तेमाल भी किया, जिसमें इकोनॉमिस्ट की कभी दिक्कत हुई थी कि इकोनॉमिस्ट के बीच में ना फेवर भी हो रहा था और अगेंस्ट भी थे कि सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, जिससे पेस्ट इंडस्ट्रीज को काफी फायदा मिलेगा। अपन ने कैसी बात पढ़ी थी, हाँ या ना? तो तीसरी बात भी ये सही है। चौथी बोल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग और फर्टिलाइजर्स वगैरह, ना 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 ना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स की बात नहीं करी थी। तो ऑप्शन जो 3 जिसमें आ रहे हैं 1 2 3 वो सही है। कौन सा है? 1 2 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। इस पिक्चर को देखो और आंसर करो। देखो यहां पे दिख रहा है मुझे मधुमक्खी छपी हुई है, और ये बी कीपिंग की तरह होता है। ऐसे गांव में क्या करते हैं, ये बी कीपिंग करते हैं जिससे कि उनका हनी वगैरह एक्सट्रैक्ट किया जा सके, है ना? तो ये सब होता है। वुमेन इन रूरल हाउसहोल्ड्स टेक अप एक्टिविटीज मे बी envisaged under beekeeping as an entrepreneurial activity. Such kind of activities may be envisaged under the dash as diversification activity. बेटा beekeeping किसका पार्ट है? हॉर्टिकल्चर का पार्ट है। तो एनिमल हस्बेंड्री नहीं होता है, ये फिशरीज नहीं होता है, पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होता है। देखो एनिमल हस्बेंड्री मतलब आप जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाते हो। पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है? जिसमें आप अंडे और हेंस के साथ काम करते हो। फिशरीज मतलब जहां पे फिशेज होती हैं। हॉर्टिकल्चर इज रिलेटेड टू बी कीपिंग। तो अपन राइट आंसर कौन सा करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जी नेक्स्ट पॉइंट आता है, क्वेश्चन नंबर 22। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, असर्शन एंड रीजन, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन बिलो। चलो असर्शन रीजन देखते हैं। 1991 में as an immediate measure to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against foreign currency. बिल्कुल सही बात है। 1991 में हमने देखा था दो हमें एक्शंस लेने थे। एक तो इमीडिएट एक्शन लेना था इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, और एक स्ट्रक्चरल कुछ हमें लेने थे डिसीजंस। ठीक है बेटा, तो इमीडिएट जो एक्शन था उसमें हमने हमारे करेंसी को, इंडियन रुपी को डीवैल्यू किया था। क्यों डीवैल्यू करने से क्या होता है? जैसे कि मतलब $1 पहले 60 रुपए का था, तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं अब $1 80 रुपए का होगा, गैप को बढ़ा दो, रुपी की वैल्यू को और गिरा दो। ऐसा क्यों सर? उसका पीछे का रीजन होता है कि अगर इंडियन रुपी सस्ता हो गया ना तो बाहर के लोगों के लिए सस्ता पड़ेगा। मतलब इंडियन रुपी की अगर वैल्यू कम हो गई तो बाहर के लोगों को हमारा रुपी बहुत सस्ता पड़ेगा, तो बहुत सारे लोग इंडिया से इंपोर्ट्स करवाएंगे अपने देश में और हमारे देश से एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा होगा, जिससे कि हमें फॉरेन करेंसी बहुत सारा मिलेगा। और जब आपके देश के पास फॉरेन करेंसी होता है तो एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का एक अच्छा इंडिकेटर होता है। आपके पास परचेजिंग पावर बढ़ जाती है, ट्रेड की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है, असर्शन ट्रू है। डिवैल्यूएशन रीजन देख लेते हैं। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी वाज एमिनेंट टू रिप्लेनिश द डिटोरिएटिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल सही बोला। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके पास सिर्फ 15 दिन के थे, सिर्फ 15 दिन तक का ही आप इंपोर्ट्स मंगा सकते थे, इसीलिए आपको डिवैल्यू करना पड़ा, जिससे कि लोग आपके देश से बहुत सारा सामान मंगवाएं और बदले में आपको फॉरेन करेंसी दे, जिससे कि हमारे फॉरेन रिजर्व्स बढ़ सके। बिल्कुल सही बात है, असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। दैट मींस ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। Under dash in China, farmers and industrial units were required to buy and sell fixed quantities of input and output on the basis of price fixed by the government, and the rest were purchased and sold at market price. बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चाइना के अंदर क्या हुआ था, एक टाइम पे एक पॉलिसी निकाली थी इनने, उसमें यह था कि अगर मान लो आप 100 प्रोडक्ट्स बनाते हो तो 50 प्रोडक्ट आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे बेचने होंगे, जो कि सरकार डिसाइड करेगी प्राइस, ठीक है। बचे हुए 50 प्रोडक्ट आप मार्केट का जो रेट चल रहा होगा ना उस पे बेच सकते हो। इसे डुअल प्राइस पॉलिसी कहा गया। क्या कहा गया? डुअल प्राइस पॉलिसी, जिससे कि फार्म जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी दिक्कत ना हो और मार्केट को भी दिक्कत ना हो, दोनों एस्पेक्ट से बनाया गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डुअल प्राइस पॉलिसी, ठीक है बेटा। फिर आता है माइक्रो credit programs play a vital role in ensuring an overall development of the rural economy as they। देखो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो कि रूरल एरिया में करवाया जाता है, और रूरल एरिया के अंदर छोटे छोटे लेवल पे ना बहुत कम कम पैसों का लोन चाहिए होता है उन लोगों को, तो बड़े बड़े बैंक्स आते नहीं है वहां पे, तो ऐसे कई सारे जो माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स होते हैं ना वो लाए जाते हैं रूरल एरिया के अंदर। अच्छा, पूछना क्या चाह रहा है ये? इन एंश्योरिंग ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरिया, रूरल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, डेवलप करने के लिए लाए गए। तो उसमें क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक। हाँ, क्या प्रोवाइड किया है इन्होंने? प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। लीड टू विमेन एम्पावरमेंट, बिल्कुल सही बोला। विमेन जो है रूरल एरिया के, उनको एम्पावरमेंट मिलता है, उनको काम करने का मौका मिलता है, उनको जब ये क्रेडिट मिलता है, पैसा मिलता है, तो उससे वो कुछ बना पाती हैं, कुछ प्रोड्यूस कर पाती हैं। एनहांसेस द रीच ऑफ फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम, एक क्रेडिट सिस्टम जो है तैयार होता है रूरल एरिया पे भी, भले छोटे बैंक्स करें लेकिन होता है, बैंक पे भरोसा होता है रूरल एरिया के लोगों को, उससे बैंकिंग जो हैबिट्स होती हैं वो इंक्रीज होती हैं, बढ़ जाती हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर तीनों के तीनों बेस्ट है, मतलब आपका ऑल ऑफ दिस इज अबव इज द राइट आंसर। तो कौन सा ये? 1 2 2, ये देखो तीनों इधर ही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं, डैश में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहा है? बोल रहा है डैश में बी डिफाइंड, डैश डिफाइन किया जा सकता है एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन, कि इसको डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन का एक एक्सटेंट या मेजर माना जा सकता है इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। अच्छा, जब आप बात करते हो ना कि सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, इसका एक इंडिकेटर होता है जिसको कहते हैं हम लिबर्टी इंडिकेटर, ठीक है बेटा। तो राइट आंसर वुड बी, इकोनॉमिक इंडिकेटर नहीं होता ये, लिबर्टी इंडिकेटर होता है। हेल्थ इंडिकेटर तो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हो इधर नॉर्मली सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग मतलब हेल्थ से तो रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। डेमोग्राफिक इंडिकेटर भी नहीं है, डेमोग्राफिक मतलब एक एरिया के इंडिकेटर को बताता है, बट मतलब डेमोग्राफिक इंडिकेटर बोल सकते हो लेकिन राइट आंसर नहीं है। राइट क्या है? लिबर्टी इंडिकेटर। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी लिबर्टी, क्योंकि लिबर्टी सोशल और पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के पार्टिसिपेशन के बारे में बताता है, ठीक है। चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, दो स्टेटमेंट है, देखना है, चेक करना है, दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है। द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिएट, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है हमारे देश में वो यूनिफेसिएट है, मतलब उसका जो समस्या है वो एक ही कारण है। यार मुझे नहीं लगता कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का कारण एक ही हो सकता है। आप ये नहीं बोल सकते ना कि लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं है, आप ये नहीं बोल सकते लोग अनएम्प्लॉयड इसलिए क्योंकि वो मतलब उनकी पॉवर्टी बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऐसे मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक ही रीजन होगा। तो मैं स्टेटमेंट नंबर 1 को गलत मानता हूं, बिल्कुल भी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो कि उसकी प्रॉब्लम का पार्ट बनती है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या होता है? वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। वर्कफोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन जो कि काम कर रही है, ठीक है, उसके बारे में बात करता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इज एन इंडिकेटर यूज्ड फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री, कि कंट्री में मतलब 140 करोड़ लोगों के ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको बताने के लिए वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बनाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बोला है कि आपके देश की टोटल पॉपुलेशन पे कितने लोग काम कर रहे हैं, ये वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बताता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, 1 इज फॉल्स। तो देखो 1 is true, 1 is second is false, 1 is false, second is true। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है बेटा। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 करस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। करेक्ट पेयर कौन सा है इनमें देखना है अपने को। देखो अडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, अडॉप्शन हुआ है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम का। द कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना, चाइना में मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इंडिया में है, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन लाया? वर्ल्ड बैंक? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं लाया वर्ल्ड बैंक।
वर्ल्ड बैंक ने, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला था इंडिया को कि हम तुम्हें $7 बिलियन का लोन देंगे, लेकिन उसके बदले में तुम्हें अपनी लिबरलाइज करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, ऐसे कुछ चीजें बोली थी उसने, अपन ने पढ़ा था, याद होगा आपको। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन फोकस्ड ऑन मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब ही था कि आप रूरल एरियाज में भी अपने बैकयार्ड्स में इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, जिससे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान तो इंडिया और पाकिस्तान तो वैसे भी एग्रीकल्चर में लगा हुआ है, वो रॉ मटेरियल बना ही रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इंडस्ट्रीज बनाते हैं कि रॉ मटेरियल को लेकर प्रोडक्ट बनाना चालू करेंगे और पूरी दुनिया में बांटेंगे, ठीक है। तो इसीलिए चाइना आज की डेट में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बन चुका है, हर चीज मेड इन चाइना होती है ना, ये अपन सबको पता ही है। तो ये वाला आंसर इज करेक्ट। लास्ट भी देख लो, देखना है तो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान अनाउंस्ड इन 1953, नो इट वाज अराउंड लाइक 55-56, 1955-56 के अंदर आया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पे। ड्यूरिंग द colonial period, a number of socio-economic indicator were in dilapidated state. List any 3 such indicators that led to worsen of India's demographic profile. देखो क्या बोल रहा है, कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे कुछ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स थे जो कि हमें बताते हैं कि हमारे इंडिया की हालत क्या थी, ठीक है बेटा। तो ऐसे कुछ हमें इंडिकेटर्स के बारे में बताना है। अब तुम्हें याद होगा हमारी लिटरेसी रेट जो थी वो 16% से भी कम थी, मतलब 15 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट थी, ठीक है। हमारे देश में बच्चे फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते थे, 218 बच्चों की मौत हो जाती थी 1000 बच्चों में, क्योंकि हमारे पास हेल्थ फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मैटरनल मोर्टालिटी रेट भी हमारा हाई था। ऐसे कई सारे आप हैं एस्पेक्ट जिनके बारे में आप बोल सकते हो, ठीक है। 3 यहां पे लिखे गए हैं। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था वो हमारा 16% से भी कम था, और इनफैक्ट औरतों का लिटरेसी रेट जो था हमारा वो 7% से भी कम था, ठीक है, 7% से भी कम था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी, औसतन एक आदमी 32 साल जीता था। और अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मतलब 218 बच्चे मरते थे 1000 बच्चों पे, मतलब वो अपना फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते थे 218 बच्चे, ठीक है बेटा। ये इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, क्लियर है। ये अपने कुछ इकोनॉमिक हाल बता रहा था उस टाइम पे जो ब्रिटिश रूल का टाइम था, ठीक है बेटा। चलो अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसका और वाला क्वेश्चन है, द प्री इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। उसने बोला कि जो अपना इंडिया का जो क्या बोल रहा है, प्री इंडिया, हाँ प्री इंडिपेंडेंस से पहले हमारा जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर था उसने एक एक्सपीरियंस देखा, मतलब ऑक्यूपेशन जो थी ना हमारे देश में कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर, कितने लोग सेकेंडरी सेक्टर, कितने लोग टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसमें ना एक रीजनल वेरिएशन देखा गया। कुछ जगह के, कुछ रीजन के लोग शिफ्ट होते हुए देखे गए, जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला के अंदर, है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यहां पे लोग प्राइमरी सेक्टर को छोड़कर टर्शरी और टर्शरी या फिर और सेकेंडरी सेक्टर में जाने लग गए। मतलब अपने किसानी छोड़कर, अपने नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज को छोड़कर, जैसे कि एग्री एलाइड हो गई, एग्री एलाइड एक्टिविटीज को छोड़कर कहां जाने लग गए, ये जाने लग गए फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, ये जाने लग गए टर्शरी सेक्टर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऐसी वाली इंडस्ट्रीज में जाने लग गए। तो ये देखा गया। देखो मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे, बंगाल विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन डिपेंडेंसी ऑफ द वर्कफोर्स ऑन द एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का इनका वर्क जो सेक्टर था ना, वर्कफोर्स था, इसमें डिक्लाइन देखा गया। और क्या हुआ, इंक्रीज इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्री। ये काम छोड़ के बेरोजगार नहीं हो गए, ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री में चले गए। उसी जगह पर अब यहां पे डिक्लाइन हो रहा था एग्रीकल्चर के अंदर, तो एग्रीकल्चर में कहीं और इंक्रीज होने लगा। राजस्थान, ओडिशा और एक और जगह थी, है ना, पंजाब। हाँ देखो, राजस्थान, ओडिशा, पंजाब, यहां पर देयर हैड बीन एन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर इन स्टेट सच एज ओडिशा, राजस्थान एंड पंजाब, ठीक है बेटा। इनमें एक राइज देखा गया, क्लियर बेटा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राविया वाज इनिशियली वर्किंग एज एन ऑफिस क्लर्क इन अ फर्म इन द परस्यूट टू अटेन अ हायर पोजीशन एंड इनकम। शी अटेंडेड अ फ्यू ऑन जॉब ट्रेनिंग सेशंस। दीज सेशंस कंट्रीब्यूटेड पॉजिटिवली टू हर स्किल एंड एक्सपर्टीज। राविया ने एक ऑफिस में काम करना चालू किया, एक क्लर्क की नौकरी पे, ठीक है। उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिली जिससे कि उसको काफी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हुआ और उसने काफी सारी स्किल्स को सीखा, एक्सपर्टीज कर लिया कि अपने काम के अंदर। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ रावियास डिसीजन ऑन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बेटा कोई भी इंसान
ऑन जॉब ट्रेनिंग करता है। ऑन जॉब ट्रेनिंग कैन बी टू टाइप्स, है ना, ये दो होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। एक ऑफिस के अंदर सीखते हैं और एक ऑफिस के बाहर सीखते हैं, ठीक है, कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर। ये ट्रेनिंग्स क्या करती हैं, एक इंसान को इतना स्किलफुल बना देती है, बेटर कर देती है कि वो आपको ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे देता है। जैसे मान लो किसी एग्जाम, जैसे आजकल आपने सुना होगा आपके भैया दीदी वगैरह लोग जो होते हैं, ये किसी जॉब पर जाते हैं तो 3-4 महीने इनको ना सिर्फ ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद भी पैसा मिलता है। अब ट्रेनिंग में क्या कंपनी को लगता है पैसा, उनके ऊपर खर्चा करना पड़ता है कि मतलब एक आदमी को मैं लेके आया हूं नौकरी पे, पहले 15,000 रुपए उस पर खर्चा कर रहा हूं, उसको काम सिखा रहा हूं और फिर उसको सैलरी दे रहा हूं, फिर वो काम करेगा मेरे लिए, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक आदमी को आपने बुलाया, उसको 15,000 रुपए उस पर खर्चा किया, उसकी ट्रेनिंग पे उसको काम सिखाया, और अब वो अगले महीने से पता है कितना कमा के दे रहा है मुझे, 50,000 रुपए कमा के दे रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग का। देखो, ऑन जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट इन द रीसेंट टाइम्स एज दे एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉइज को काफी प्रोडक्टिव बना देती है, नुकसान नहीं करते। देखो बेटा, फायदा ना करे चलेगा, नुकसान नहीं करना चाहिए एम्प्लॉय, तो इसलिए ट्रेनिंग जरूर करवाते हैं, ठीक है, और इनफैक्ट अब वो फायदा भी करते हैं। तो ये बड़ा पॉपुलर हो चुका है आपकी डेट में। Firms encourage such training as the benefits outweighs the cost of these training। मैंने अभी बोला कि ट्रेनिंग का जितना कॉस्ट होता है ना, उससे कई ज्यादा वो आपको बेनिफिट दे देते हैं, आपको कुछ टाइम बाद जब वो ट्रेन हो जाते हैं। It enables employee to develop skills and adopt modern technologies ideas. The Ravia's decision to attend an on-job training session will be positive impact on human capital formation। एक तो human capital formation भी होता है। human capital formation का मतलब क्या होता है, एक आदमी स्किलफुल हो जाता है, इंसान डेवलप्ड हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक मॉरल एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है। आदमी जो स्किलफुल होता है ना, उसको अंदर कॉन्फिडेंस आने लग जाता है अपने अंदर, तो ये एक मॉरल सेंस में भी काफी अच्छा है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस्ड द वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्यूड सेक्स रेशो। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1970 में, लेट मतलब 1979 टू बी एग्जैक्ट, वन चाइल्ड पॉलिसी चाइना में इंट्रोड्यूस हुआ। इस चाइना के अंदर जो वन चाइल्ड पॉलिसी आया, इसके अंदर क्या हुआ बेटा, पॉपुलेशन का ना थोड़े टाइम बाद देखा गया कि पॉपुलेशन के अंदर ना चेंजेस आ रहे हैं, सेक्स रेशो गड़बड़ आ रहा है। सेक्स रेशो क्या होता है, मतलब 1000 आदमियों पे, 1000 मर्दों पे कितनी औरतें हैं, ठीक है, उसको बताता है। अब जैसे ही वन चाइल्ड पॉलिसी आई, तो वन चाइल्ड पॉलिसी क्या थी, बच्चा एक ही अच्छा। अब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं आपको इमेजिनरी नंबर बताता हूं, 5 कपल है, देखो ये एक कपल है, ये एक कपल है, ये एक कपल है, ये एक कपल है और ये एक कपल है, तो ऐसे 10 लोग खड़े हुए हैं और 2-2 के पेयर में 5 कपल हैं। इन पांचों के सिर्फ एक एक बच्चे हैं, तो 10 लोगों के सिर्फ 5 बच्चे हुए। अब ये 5 बच्चों में की आसपास शादी होगी, तो इसमें सिर्फ 2 ही पेयर बन पाएंगे, उन 2 पेयर के 2 बच्चे होंगे, तो मतलब देखो ना 10, 5, 2, तो ये क्या हो रहा है, इससे समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है ना, इसी वजह से सेक्स रेशो गड़बड़ आ रहा था, तो इसको बंद करना पड़ा 2015 में, वन चाइल्ड पॉलिसी को अबॉलिश करना पड़ा 2015 में। चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। अच्छा, आज की डेट के हिसाब से बोलूं तो ये मोस्ट पॉपुलस नहीं है, तो आप इसको मेंशन मत करना। क्यों, एक तो सैंपल पेपर 2023-24 का है, तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, इसीलिए जो आंसर्स हैं वो उस टाइम के हिसाब से। ठीक है बेटा, तो चाइना मोस्ट पॉपुलस कंट्री था, अब नहीं है, अब इंडिया है। इंडिया इट्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज वेरी हाई, उसका एनुअल पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था ना वो बहुत हाई था, इसीलिए वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया चाइना में 1979 में एग्जैक्टली बताऊं तो। इज द मेजर रीजन फॉर द फॉल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, हाउएवर दिस मेजर लेड टू अ डिक्लाइन इन द सेक्स रेशियो, सेक्स रेशियो में इसके लिए डिक्लाइन किया गया। The number of females per 1000 males in China is approximately 949. One child policy and prevalent so preference is the prime reason behind the skewed sex ratio। देखो तुम्हें देखो पता चल रहा है कि सेक्स रेशियो डिक्लाइन होने लगा। द नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी थी, 949 थी 1000 मर्दों पे, इसी वजह से ये पॉपुलेशन कम होती गई और सेक्स रेशियो बिगड़ता जा रहा था, तो 2015 में इसको हटाना पड़ा। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट एंड एलैबोरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, आपको चेक करना होगा, ठीक है, विद द वैलिड आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये आपका ऑप्शनल ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि एमसीक्यू टाइप का है कि ट्रू और फॉल्स लिख के चले जाएगा, आपको एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा खतरनाक होता है, जब आप किसी चीज को बोलते हो ना फॉल्स, तो आपको आंसर उस तरीके से फ्रेम करना पड़ता है। अगर गलती से आंसर ट्रू था और आपने बोल दिया फॉल्स, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं होने वाला और आपका तो फॉल्स होने ही वाला है चीज। तो देखो, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऐसी प्रोसेस है दैट एंश्योर्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिना देखे आप बोल सकते हो गलत है।
एग्रीकल्चर मार्केटिंग, क्या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का ही होता है बस? नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता है पैकेजिंग, असेंबलिंग, ग्रेडिंग, लेबलिंग, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ध्यान से देखो, फॉल्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। कितनी सारी चीजें होती हैं, इन सब चीजों को कहते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं होता, ठीक है बेटा। दूसरा पॉइंट, जन धन योजना हैज बीन अ क्रूशियल स्टेप फॉर फाइनेंशियल रिसोर्सेज मोबिलाइजिंग इन द इंडिया इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, जनधन योजना ने काफी क्रूशियल स्टेप सिखाया है, काफी क्रूशियल स्टेप्स थे उसके अंदर, जिसने रिसोर्स मतलब मोबिलाइजेशन किया रिसोर्सेज का इंडियन इकोनॉमी के अंदर, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, प्रमोटेड थ्रिफ्ट हैबिट्स एंड एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम को मोबिलाइज करने का बहुत बड़ा रीजन था ये जनधन योजना, ठीक है बेटा। तो ये बिल्कुल ट्रू एंड ऑनेस्ट आंसर है, ठीक है बेटा। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 का ये और क्वेश्चन है। Since independence, the government has been playing an important role in generating employment directly और indirectly। बहुत प्यारा क्वेश्चन, क्या बोला है, इंडिपेंडेंस के अंदर मतलब इंडिपेंडेंस के टाइम से द गवर्नमेंट हैज बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल, गवर्नमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। क्या है इंपॉर्टेंट रोल बेटा? किसके अंदर? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को काफी इंपैक्ट करती है। डायरेक्टली कैसे करती है मैं बताता हूं, देखो डायरेक्टली ऐसे करती है कि आप ये बोल सकते हो गवर्नमेंट जब चाहती है कि मैं वैकेंसी, जैसे आपने देखा ना गवर्नमेंट जॉब्स आती है, तो गवर्नमेंट जॉब्स क्या होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट करना हो गया। अब आ गई है गवर्नमेंट बोल रहा है भैया हमने 200 सीटें खाली कर दी हैं, अब 200 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, 2000 सीटें खाली कर दी हैं, आ जाओ रेलवे की जॉब ले लो, 4000 सीटें खाली कर दी है, एसबीआई की नौकरी ले लो। तो ये सब क्या होता है, डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। इनडायरेक्ट इंपैक्ट क्या होता है मैं बताता हूं, देखो ये है सरकार, सरकार कई सारी प्राइवेट सेक्टर के साथ काम करती है, तो सरकार ने बोला मुझे ना ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो प्राइवेट सेक्टर क्या बोलेगा, अरे यार सरकार ने इनिशिएटिव दिया है, पॉलिसी चालू करिए कि आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, तो प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए लोग ज्यादा लगने वाले हैं, तो प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, ज्यादा लोगों की हायरिंग करने लगेगा। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि प्रोडक्शन ज्यादा करो, तो प्राइवेट सेक्टर ने प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लोगों की हायरिंग करना चालू कर दिया। मतलब वो इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट को भी इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्टली तो करते हैं जॉब देकर, इनडायरेक्टली भी कर देते हैं, ठीक है बेटा। Various government departments, enterprises employ people and increase their output and goods and service leading to direct employment। ठीक है बेटा, डिपार्टमेंट हो गए, कई एंटरप्राइजेस होती हैं जो कि काफी लोगों को वैकेंसीज मिल जाती है, उसको एक्सपैंड करने होते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ा देते हैं। When the output of goods and service from government enterprises increases, कोई भी आउटपुट या कोई प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं जैसे गुड्स और सर्विस को बढ़ाना हो जो गवर्नमेंट बोलती है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज बढ़ाती है, then private enterprises which receive raw materials from government enterprise will also raise their output। ये बोल रहा है कि भैया सरकार जो रॉ मटेरियल बनाती है कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, या प्राइवेट सेक्टर कुछ रॉ मटेरियल बनाता है सरकार के लिए, कुछ भी ले लो, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, अगर सरकार ने बोला प्रोडक्शन बढ़ाने का है तो तुम्हें भी बढ़ाना पड़ रहा है, तुम्हें आउटपुट बढ़ाना पड़ रहा है। सब्सिक्वेंटली प्राइवेट एंटरप्राइज यूजिंग दीज आउटपुट्स आर इनडायरेक्टली बेनिफिटेड with increase in scale of production। This leads to an increase in number of employment opportunities indirectly in the economy। जो मैंने आपको बोला, indirectly प्राइवेट सेक्टर को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ानी पड़ती है, लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ता है ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, इसीलिए तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाता है देश के अंदर। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 32, तुम्हें इमेज देखना है फिर बताना है। देखो, आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज, सजेस्ट द इंपैक्ट ऑफ इंडिकेटेड सिचुएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या सिचुएशन थी उसको बता रहा है इस इमेज के अंदर। देखो इंडिया का मैप बीच में है, ये लिखा हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर, ये लिखा हुआ है फॉर्मल सेक्टर। तुम देखो क्या हो रहा है, फॉर्मल सेक्टर से लोग छोड़कर कहां जा रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर पे जा रहे हैं, और इनफॉर्मल सेक्टर का पलड़ा भारी होता जा रहा है, ये हल्का होता जा रहा है। इसको कहते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। इनफॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है लोग इनफॉर्मल सेक्टर्स की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? फॉर्मल सेक्टर की तरफ डिपेंडेंसी कम होने लग जाती है, लोगों को लगता है भैया हमारा गांव ही अच्छा है, हमारा रूरल एरिया अच्छा है, मेंटालिटी भी होती है, सोशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं कुछ, ये सब चीजें होती है ना। ऑल्सो लोग अपना खुद का काम करना चालू करने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाते हैं, किसी और के लिए नहीं काम करना, खुद का काम करेंगे, इस चक्कर में इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ चले जाते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। कैसे? इनफॉर्मल सेक्टर में आपको नहीं पता, बिना नोटिस पीरियड के आपको निकाल दिया जाएगा,
कोई उसका एक्स्ट्रा पेमेंट भी नहीं दिया जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर में रोज काम ढूंढने की जरूरत पड़ सकती है, कैजुअल कॉलर्स भी हो सकते हैं, है ना, कैजुअल वर्कर भी हो सकते हैं, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं। चलो पढ़ते हैं अभी इसको। द गिवन इमेज डिपिक्ट्स द ड्रिफ्ट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। The situation is popularly known as informalization of the workforce। मैंने अभी आपको बोला informalization कहलाता है ये workforce का, इसे यही कहते हैं। In India, informal sector includes millions of farmers, agricultural laborers, non-farming casual wage laborers, owners of small enterprises and self-employed people। इंडिया ना भरा हुआ है, क्यों? ऐसे लोगों से भरा हुआ है, सेल्फ एम्प्लॉयड या इनफॉर्मल सेक्टर से भरा हुआ है। लोग किसानी कर रहे हैं, आपने पढ़ा भी था इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो 70 से 75% लोग सिर्फ किसानी या रूरल एरिया में ही काम कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद बचे कुछ लोग प्राइवेट या आपके मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज और ऐसी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। तो बहुत सारा लोग तो आपका प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहा था, जिसे हम इनफॉर्मल सेक्टर ही कहते हैं, ठीक है। नाउ क्या बोल रहा है? द वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर डज नॉट गेट रेगुलर इनकम, दे डू नॉट हैव प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनफॉर्मल सेक्टर में कोई रेगुलेशन नहीं होता है, जैसे नाई की दुकान है उसमें कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सरकार उसमें घुसती नहीं है। चाय की दुकान है उसमें सरकार घुसती नहीं है, बिना नोटिस के निकाले जा सकते हो, कुछ भी हो सकता है। वर्कर मे बी डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पनसेशन नोटिस, द गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टेप्स टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। अच्छा, सरकार लेकिन स्टिल अभी इनिशिएटिव ले रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में ज्यादा घुसती नहीं है, फॉर्मल सेक्टर जैसे कंपनीज वगैरह में उनको कंट्रोल करते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर के लिए लेकिन थोड़े से स्टेप्स ले रही है कि उसको कहीं से ऐसी एक्टिविटीज हो कि बिना नोटिस के निकाल दिया, बिना कॉम्पनसेशन के निकाल दिया, इनके लिए भी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है, काम कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी। बड़ी अच्छी बात है, ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को सिर्फ और सिर्फ आत्मनिर्भर फूड ग्रेन्स में नहीं बनाया, इनफैक्ट उसको सरप्लस बना दिया। कि आज की हमारी जो खाने की जो डिमांड होती है उसको तो सेटिस्फाई कर लिया हमने ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से, इनफैक्ट उससे ऊपर और बना दिया। जैसे मान लो पूरे इंडिया की डिमांड थी 100 किलो गेहूं चाहिए एक साल के लिए हमें, हम उससे अपना पेट भर सकते हैं, तो इन्होंने 150 किलो बना दिया, ज्यादा बना दिया, तो ये हो गया सरप्लस इकोनॉमी। जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग रीजंस इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। क्या होता है बेटा, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्या किया हमने? HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि क्रॉप का प्रोडक्शन और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। हमने काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, मॉडर्नाइज कर दिया एग्रीकल्चर को, इससे प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई, और इस प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से हम लोग ज्यादा बना पा रहे थे। ज्यादा बनाने से हमें फायदा क्या हुआ? हम खुद की जो डिमांड थे उसको सेटिस्फाई कर रहे थे, इनफैक्ट बफर स्टॉक्स बना रहे थे सरकार के लिए। बफर स्टॉक्स क्या हो रहा था? बफर स्टॉक फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए काम आ रहा था। ऐसी कई सारी चीजों के आपको बेनिफिट मिल रहे थे। बिफोर द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अ लार्ज पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस was consumed by the farmers themselves instead of being sold in the market. Green Revolution led to an increase in the growth of agriculture output. After the Green Revolution, a great proportion of the agro produce, wheat and rice was sold by the farmers in market. ये जो एग्रो प्रोड्यूस गुड्स थे ना, व्हीट एंड राइस, ये कहाँ सेल किए जा रहे थे? मार्केट में सेल किए जा रहे थे। दैट लेड टू एन अटेनमेंट ऑफ मार्केट सरप्लस, कन्वर्टेड इंडिया इनटू सरप्लस, फूड सरप्लस इकोनॉमी फ्रॉम द फूड स्केर्स वन। हमारे पास बेटा फेमाइन कंडीशन भी हुई थी, भुखमरी भी भरी थी, भुखमरी हो गई थी हमारे पास, ठीक है। हम लोग सब कैश क्रॉप्स उगाने लग गए फूड क्रॉप्स की जगह, तो उस सिचुएशन से उभर कर अब सरप्लस भी होने लगा हमारे पास, तो ये एक सिचुएशन थी हमारे पास, ठीक है। दूसरी देख लो, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया फॉलोड द रेजिम ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट। इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिससे कि मतलब इंडिया का बिजनेस है उसको बचाने के लिए इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि बाहर का सामान मत बुलवा। गवर्नमेंट ने बोला बाहर का सामान बुलवाओगे तुमसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट बुलवाएंगे हम। ज्यादा प्रोडक्ट कैसे? टैरिफ्स लगा देंगे, टैक्सेस लगा देंगे, ड्यूटीज लगा देंगे। कैसे? 100 रुपए की चीज बुलवाओगे 225 की पड़ेगी तुमको, अब मंगा लो। अब ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान जो 100 रुपए खर्च करने के लिए सोच रहा है उसको 225 खर्च करने पड़ रहे हैं, दुगने से भी ज्यादा, तो तुम लोग क्या करोगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं खरीदोगे। और मान लो कोई बहुत ही वेल्दी आदमी बोलेगा मैं तो खरीद लूंगा स्टिल, तो वो मान लो 100 प्रोडक्ट खरीद सकता है, तो फिर कोटा लगा दिया। कोटा क्या होता है? कोटे का मतलब होता है कि भैया आप एक प्रोडक्ट की एक मैक्सिमम लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही बुलवा सकते हो। मतलब सरकार ने बोला तुम्हें अगर बाहर से शर्ट्स मंगवानी है तो मैक्सिमम तुम 4 शर्ट मंगवा सकते हो, मिनिमम तुम 1 2 3 कितनी मंगा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 4 ही होनी चाहिए।
4 से ज्यादा तुम मंगवा ही नहीं सकते। तो कोटा मतलब जो इंपोर्ट की क्वांटिटी की लिमिट है उसको सेट कर देना। तो या तो आप टैरिफ और कोटा की मदद से आपने क्या किया, आपने भैया इंपोर्ट्स को कम कर दिया, जिससे कि आप डोमेस्टिक मार्केट या डोमेस्टिक बिजनेस को बचा सको। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, इंडिया फॉलोड द इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। इंपोर्ट को हटा दो, इंपोर्ट को कम कर दो, ऐसी पॉलिसी का इस्तेमाल किया। दिस पॉलिसी एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, की बाहर से मत मंगाओ, इंडिया के ही प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो, सेल्फ रिलायंट बनो, आत्मनिर्भर भारत की बात करो। द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग टूल्स। फॉलोइंग टूल्स क्या है? देखो, टैरिफ मैंने अभी बताया कि इंपोर्ट गुड्स पे काफी ज्यादा आपको डिस्करेज किया जाएगा, काफी ज्यादा टैक्सेस या काफी हाई प्राइसेस लगाई जाएंगी, ठीक है। और कोटा क्या था? कोटा स्पेसिफाइज द क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, कि कितना सामान मंगवा सकते हो उसकी क्वांटिटी हम डिसाइड करेंगे, सरकार ने बोला, ठीक है बेटा। ये अपना एक और आंसर कंप्लीट होता है। चलो, अब आता है इसका एक और क्वेश्चन। इन इंडिया आफ्टर 1947, not 74, 1947, India land reforms were introduced on a large scale. Land reforms को काफी large scale पे इंट्रोड्यूस किया गया। इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म बताइए, कौन से ऐसे लैंड रिफॉर्म लाए गए? सबसे पहले तो इंटरमीडियरीज को अबॉलिश किया गया, जमींदारी सिस्टम को हटाया गया, ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। जमींदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम था जहां पे जमींदार के पास ड्यूटी थी कि वो टेलर्स से काम करवा के पैसा किसको देता था? ब्रिटिशर्स को देता था, ठीक है। इस सिस्टम को हटाया गया। टेलर्स जो थे, जो एक्चुअल जो लोग काम कर रहे थे जमीन पे, उन्हीं को ओनरशिप दे दी गई जमीन की, ठीक है। दूसरा एक और लैंड रिफॉर्म लाए गए, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। मतलब कि आपके अगर बहुत छोटे छोटे टुकड़े हैं, कहीं पर बहुत छोटे छोटे टुकड़ों की जमीन है, उन सबको इकट्ठा कर कर एक ही जगह ले लो। तो सरकार ने एक इनिशिएटिव ये निकाला कि एक साथ मिलकर काम करो, वरना तुम जमीनें पड़ी रहेंगी, वो यूटिलाइज नहीं होंगी, बहुत दूर दूर अगर होगी तो। नहीं तो तुम्हें गेहूं उगाने के लिए जाना पड़ रहा है, राइस उगाने के लिए वहां जाना पड़ रहा है, फलानी चीज उगाने के लिए वहां जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने बोला एक काम करो, सारी इकट्ठी एक ही साथ ले लो तुम, ठीक है। फिर उसके साथ आप एक और काफी सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स थे। एक में था कि लैंड सीलिंग कर दी। लैंड सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम क्वांटिटी थी कि 10 एकड़, मान लो फॉर एग्जांपल 10 एकड़ से ज्यादा एक आदमी कोई भी लैंड होल्ड नहीं कर सकता, उससे ज्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम लिमिट 10 एकड़। उससे होगा क्या? वरना एक ही आदमी बहुत सारी जमीनें खरीदता रहेगा तो बाकी सब पूरा दुनिया, मतलब मान लो टाटा के पास सबसे ज्यादा पैसा था उस टाइम पे, मान लो, तो टाटा तो पूरे इंडिया की जमीन खरीद लेता है एक बार में। बाकी सब लोग क्या करते हैं? नौकरों की तरह पूरी जमीन पे काम कर रहे होते हैं। तो ऐसा उन्होंने एक लिमिट सेट कर दी कि भैया 10 एकड़, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, 10 एकड़ से ज्यादा आप नहीं खरीद सकते, नहीं आप होल्ड कर सकते। अगर आपके पास है तो आपके हिस्से से वो एक्स्ट्रा एकड़ जमीन ले ली जाएगी और उसको दे दी जाएगी जिसके पास 10 एकड़ नहीं होगी, ठीक है, समझ आया? ये करा गया। लैंड रिफॉर्म्स वर इनएविटेबल इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा। द पॉलिसी मेकर्स इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स सच एज लैंड सीलिंग, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। लैंड सीलिंग मींस फिक्सिंग अप द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड होल्डिंग। भाई मैंने बताया जैसे कि 10 एकड़, मैक्सिमम आप 10 एकड़ होल्ड कर सकते हो, विच कुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल से 10 एकड़ या ऐसे कुछ ओन कर सकता है, एक नंबर बताया, अज्यूम्ड नंबर है। दिस स्टेप वाज एसेंशियल टू प्रमोट इक्विटी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द फ्यू हैंड्स। कि भैया लैंड कंसंट्रेशन सिर्फ कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, सबके हाथों में होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है ऑप्शन नंबर डी। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हाँ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से सुनना, ये हो सकता है आप गलत समझ जाओ, गलत पढ़ लो और गलत आंसर लिख दो इसका। इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस टू पीएसयूज टू एनेबल देम टू एक्सपैंड इन द ग्लोबल मार्केट। ये जो लाइन पढ़ रहे हो ना, इट प्रोवाइडेड अ स्पेशल स्टेटस, इससे आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात कर रहा है। ये बोल रहा है कि भैया हमारी भारत सरकार ने क्या किया, डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट बनाने वाली सरकारी कंपनियां हैं उनको बेचो मत, उनको रिटेन कर लो, उनको अपने ही कब्जे में रखो और उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दो जो सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग है। लॉस मेकिंग को बेच दो, लॉस मेकिंग को बेच दो उन लोगों को जो कि प्राइवेट सेक्टर है, वो चला लेंगे उसको अच्छे से। हम नहीं चला पा रहे, कोई बात नहीं, प्राइवेट सेक्टर को बेच दो, पर जिसको हम चला पा रहे हैं, जिससे हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, उनको एक स्पेशल स्टेटस दे दो, एक स्पेशल औहदा दे दो। वो औहदा क्या था? महारत्नास, नवरत्नास और मिनी रत्नास, जिन्होंने एक्सीडिंगली काफी वेल परफॉर्म किया। Efficiency infuse professionalism and enable public sector undertaking to compete more effectively in liberalized global environment। कि भैया जब लिबरलाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ तो बाहर की कंपनी आकर इन कंपनीज को खा ना जाए, बीट ना कर दे, तो इनको एक स्पेशल स्टेटस दे दिया गया, ठीक है।
Government identified profit-making PSUs. Government declared them as Maharatnas, Navratnas, and Mini Ratnas. Greater managerial operational autonomy is in taking various decisions. As a result, over these years, the Maharatnas, Navratnas, and Mini Ratnas have performed exceedingly well, established themselves as a market leader. और ये आज की डेट में मार्केट लीडर की तरह एस्टैब्लिश हो चुके हैं और काम करते हैं फॉर श्योर। ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक और बढ़िया आंसर है। चलो जी, आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन है ये ना बेटा, पूरा बहुत बड़ा एक आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा है। तो मैं बोलूंगा कि भैया मैं इसको पढ़ के आपको बोर नहीं करूंगा, इसको एक बार रीड मार लेना आप अपने हिसाब से, और मैं आपको सीधा आंसर पे कुदवा देता हूं। चाहो तो आप इसका वीडियो स्टॉप करके इसको एक बार रीड मार लो, जिससे कि आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए मैं क्या बोलने वाला हूं। वैसे कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बहुत सिंपल सा है, आंसर इसी में से ढूंढ के निकालने हैं अपने को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए, नहीं भी पता है किसी इंसान को, नहीं पढ़ा हुआ है तो इसी में से ढूंढ के निकालना है, जैसे आप इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या अनसीन पैसेजेस में करते हो। ठीक है बेटा, चलो तो इसमें क्या है बेसिकली मोटा मोटा बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, और कैसे हम लोग हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं जीरो कार्बन एमिशन से और इन सब चीजों से। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ गिवन टेक्स्ट एंड कॉमन अंडरस्टैंडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस क्या है, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा आइडियोलॉजी है जहां पर आप आज की जरूरतों को पूरा करते हो इस अनुसार कि फ्यूचर की जरूरतें इसमें क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्रोमाइज ना हो, है ना। मतलब आप अपनी रिसोर्सेज को, जो आपकी रिसोर्सेज काफी लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से इस्तेमाल करते हो कि आज की जरूरतें भी पूरी हो जाए और फ्यूचर के लिए भी बच जाए, उसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, ध्यान से देखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। कि आज की जरूरतें इस प्रकार पूरी करो कि फ्यूचर की जरूरतें, हमारे बच्चों की जरूरतें हम ना खा जाए। मतलब पेट्रोल इस तरीके से यूज करो भाई कि आज हम जब तक मरे, आज से 50-60 साल बाद उस तक भी पेट्रोल रहे, और इनफैक्ट हमारे बच्चों के बच्चे भी पेट्रोल इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि पूरा खा के हम ही मर जाए। ठीक है, फिर आता है आपके पास एक और पॉइंट। ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको बिना पढ़े भी आ जाता, या जरूरी नहीं है इस पैसेज को देखना, लेकिन ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन ना आपको पैसेज देखने की जरूरत पड़ेगी। Briefly elaborate any two reasons behind the objective of green growth being set up by the Indian government. ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहा है जो सेटअप की जा रही है इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। अब मैं यहां पे ना आपको लेके आता हूं, द गवर्नमेंट हैज एक्सेलरेटेड द पेस ऑफ ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ क्या है, एज इंडिया इज फेसिंग द ग्रेव रियलिटी ऑफ डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना वो धीरे धीरे कम होती जा रही है इंडिया की, जैसे कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर है, वाटर काफी खत्म हो रहा है। जैसे अभी बैंगलोर के अंदर काफी खबरें आ रही थी कि पानी की कमी हो रही है। ठीक है बेटा, मिनरल्स की कमी हो रही है, फॉसल फ्यूल्स की कमी हो रही है। जैसे हम कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर के देशों से बुलवाते हैं, रशिया, यूएस, सऊदी ऐसे कंट्रीज से मंगाते हैं। इन द बिड टू काउंटर द क्लाइमेट थ्रेट, इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो बाय 2070। कि नेट जीरो मतलब कि हम जीरो कार्बन एमिशन करेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। Released on carbon development strategy and introduced the concept of lifestyle for environment to promote responsible consumption। यहां पे भी सेम वही बात बोलिए, facing the grave reality of depleting natural resources, water supply, जो भी मैंने बात करी, minerals and fossil fuel, this has to create number of environmental issues in the recent past in India। क्या बोल रहा है, to counter the climate threat, क्लाइमेट थ्रेट को काउंटर करने के लिए इंडिया हैज कमिटेड टू अचीव नेट जीरो टारगेट, जो भी अपन ने पढ़ा, बाय 2070 के 2070 तक हम बिल्कुल कार्बन एमिशन ना करें, जीरो कार्बन एमिशन कर दें। ऐसी स्ट्रेटेजीज को हम लॉन्च कर रहे हैं। दिस विल फैसिलिटेट मच नीडेड डीकार्बनाइजेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट एंड टू बिकम अ मार्केट लीडर इन दी सनराइज इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री में हमें मार्केट लीडर बनना है। सनराइज इंडस्ट्री मतलब कि सोलर पैनल से एनर्जी बनाने वाली इंडस्ट्री में हमें मार्केट लीडर्स बनना है। हम फॉसिल फ्यूल्स वगैरह का इस्तेमाल एकदम बंद कर दें 2070 तक, और यही हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए, जिससे कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बचा सकें, जिससे कि हम ओजोन लेयर के डिप्लीशन को बचा सकें, और एनवायरनमेंट एक ऐसा रख सकें जिससे कि हमारे बच्चे और बच्चों के बच्चे भी सर्वाइव कर सकें। ठीक है बेटा, यही हमारा आई थिंक सैंपल पेपर था, और यही हमारा पूरा सैंपल पेपर होता है खत्म। आई होप कि आपको ये सैंपल पेपर अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में प्रेजेंट होते हैं। भले ही एग्जैक्ट क्वेश्चंस ना हो, लेकिन आपको इसका पैटर्न समझ आता है कि भैया एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये काफी सारी चीजें आपको एग्जाम से पहुंचने से पहले आपको कर लेनी चाहिए,
जिससे कि आपका एग्जाम का रिजल्ट और बेहतर हो जाता है, बिगड़ता नहीं है। फर्स्ट एग्जाम आपका एग्जाम का पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो जी, आई होप कि आपको ये पेपर अच्छा लगा हो। काफी ज्यादा देर से बोल रहा हूं तो मेरी आवाज थोड़ी सी आई होप कि क्लियर आ रही हो, ज्यादा प्रॉब्लम ना हो रही हो आपको, है ना। चलो जी, बाकी खूब प्यार दिखाएं इस वीडियो को, खूब लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब कमेंट करें और खूब लोगों तक शेयर करें, हर उस बच्चे तक पहुंचाएं जो कि इकोनॉमिक्स में से फुल मार्क्स लाना चाहता है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू लवली स्टूडेंट्स। आप लोगों को बहुत प्यार मिला और बहुत आशीर्वाद है कि आप ढेर सारे नंबर लाएं और खूब नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।